जोरदार हेडेक, हर जगह लोग चिल्ला रहे हैं। हमारा बंदा बिल्कुल कंफ्यूज्ड और लॉस्ट खड़ा है और तभी एक क्यूट एंजल टाइप लड़की हवा के टपक जाती है। साइड में कुछ ऑक्स हैं जो हैवी सांस ले रहे हैं, जैसे अभी कोई जेल वर्दी कांड कर देंगे। रैंडम लोग इधर उधर घूम के कंफ्यूज हो रहे हैं और हमारे ब्रो को याद आता है कि सिर्फ 5 सेकंड पहले वो आराम से खाना खा रहा था, चिल कर रहा था। तभी एक मैसेज पॉप होता है, गेम ज्वाइन करने का ऑफर। ब्रो सोचता है GTA 6 मतलब डेथ है, केओस है तो हो भी सकता है। कुछ लोग एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं, कुछ शांत रहने की कोशिश करते हैं और हमारा बंदा बस वहीं स्टोन खड़ा है। स्नो बनी जैसी फ्लाइंग लड़की देखना किसी भी बंदे का सपना होता, जब तक वो न्यूज न ड्रॉप करे। या व्हाट्सअप गैंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग GTA 6 टू सेव माई वर्ल्ड। लेकिन गेम का हाइप इतना ज्यादा है कि सिर्फ कुछ लोग ही कंटिन्यू कर पाएंगे। यहाँ बेसिक इक्विपमेंट और सर्वाइवल आइटम्स मिलेंगे। यहाँ ब्लड्स और क्रिप्स नहीं, यहाँ नाइट्स और विजर्ड्स हैं, जो चाहो चूज करो। इतना सुनते ही हमारा ब्रो एक लंबा मोटा स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड रॉड उठा लेता है और तभी दीवारें टूटनी शुरू हो जाती हैं। जो ऑक्स पहले हैवी ब्रीडिंग कर रहे थे, अब पूरी जान लगा के अटैक कर रहे हैं। ऑनेस्टली इस मोमेंट पे कोई भी डर जाए, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज डेथ से भी बुरी हैं। स्नो बनी बोलती है कि ये जगह स्वीट लेवलिंग अलाउ करेगी विद द फेमस सिस्टम विंडो। रैंडम लोग स्टेटस के लिए चिल्लाने लगते हैं और बूम, हमारे बॉय का नाम ली क्योंग है और सिस्टम के हिसाब से फुल अनटैलेंटेड लूजर। ब्रो तो सुनजिन वू से सोलो लेवलिंग से पहले ही हार जाए। बंदा खुद से पूछ रहा है 10 स्ट्रेंथ अच्छा है या बुरा, और 19 इंटेलिजेंस देख के भी सीन ऑफ लग रहा है, क्योंकि भाई अपना स्पाइडर चार्ट तक समझ नहीं पा रहा। पर रुक, एक ट्रेट है। क्लिक करता है और बूम, माइंड जाए। अब वो सबके टैलेंट्स और स्टेटस देख सकता है, मतलब प्योर स्निच मोड एक्टिवेट। गेम शुरू हो चुका है। सबको स्कैन करना स्टार्ट करता है। कुछ लोगों का ओवरऑल रेटिंग एवरेज लिखा है, कम से कम ट्रैश से बेटर। फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है और भाई टेक्स्ट का पूरा पहाड़। सिस्टम लिटरली बोल रहा है तो इतना बेकार है कि ट्राई करना ही छोड़ दे। सोर्ड मत उठाना और रिप्रोड्यूस भी मत करना, क्योंकि तू ह्यूमन DNA का स्टेन है। जिंदा लोगों में वर्स्ट और शायद कुछ डेड लोग भी तुझसे ज्यादा यूजफुल हैं। ब्रो बिल्कुल कंफ्यूज्ड। WTF, अभी अभी सिस्टम ने मुझे रोस्ट कर दिया। कोई जवाब नहीं। स्नो बनी बस अनाउंस करती है ग्रेपर्स फ्री हैं। सब अपनी जान बचा के भाग रहे हैं लिटरली, पर हमारा बंदा रुक के खड़ा है। इसलिए नहीं कि वो ऑक रेस से कनेक्ट करना चाहता है, बल्कि वो सराउंडिंग स्कैन कर रहा है। और हाँ, उसे मिल गया एक बंदा जो कंपोज्ड और फोकस्ड है, सबको बोल रहा है शांत रहो और वेपन्स उठा लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक सॉलिड मीट शील्ड 30 एंड्योरेंस है साथ। थैंक्स ब्रो, 2 टीम के लिए एक लेगा। ऑक्स चार्ज करते हैं, पहला किस सीधो नेक पे, और तब हमारे ब्रो का 19 इंटेलिजेंस चमकता है। वो मीट शील्ड के पास भाग के बोलता है तू लीड ले, मैं साइड से हेल्प करूंगा। मीट शील्ड बंदा उसकी तारीफ करने लगता है, बोलता है बंदा हिल गया था पर जल्दी संभल गया। तभी एक बड़ा हरा मुंह उनकी तरफ उड़ता हुआ आता है, लेकिन साइड में स्लैप हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के मीट शील्ड हिट करता है और आगे बढ़ता है। हमारा ब्रो कॉन्फिडेंट है, उसे सर्वाइव करने का तरीका मिल गया है। और गॉब्लिन्स आते जाते रहते हैं डम्बो की तरह उड़ते हुए, बट सबके फेसेस पे क्लीन स्ट्राइक्स पड़ रही हैं। जब भी ब्रो रिस्क में होता है, मीट शील्ड बीच में आ जाता है। ब्रो मैंस फुल ऑन शुरू। बैटलफील्ड क्रॉस करते हुए दोनों दूसरी साइड पोर्टल देखते हैं। बस इजी एस्केप राइट? नहीं, पीछे से हेल्प की चीख आती है। वो पलट के देखता है और देखता है कि एक बंदा 8 साल के गॉब्लिन के हाथों फीस्ट बन चुका है। पर हमारा बंदा स्टोन कोल्ड है। वो अपनी जान इस लंच बैग के लिए रिस्क करेगा? गलत, क्योंकि देखो ये इडियट आगे बढ़ रहा है। रुको, अबे ये क्या, भाई ने बंदे का बैग ही चुरा लिया। होली शिट, मैंने मजाक में GTA 6 बोला था, पर ये बंदा तो फुल वाइट सीजे निकला। ब्रो को यकीन ही नहीं हो रहा। गॉब्लिन्स के हाथों मरने जा रहा था और लास्ट ब्रेथ में एक इंसान उसको लूट के चला गया। बैग सिक्योर होते ही हमारा बंदा डंजन में स्लाइडिंग फीट के साथ निकल लेता है। ब्रोमैंस भाई रॉबरी देख के शॉक में है, पर ऑप्शन क्या है, मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए। इस बंदे का चेहरा देखो, स्टोन कोल्ड, डिसबिलीफ में जमा हुआ, जैसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा, जैसे उसका सर आइस क्यूब बन चुका है। ली क्योंग पीछे मुड़ के बस इतना बोलता है, सप्लाईज के लिए थैंक्स माई जी। कुछ देर बाद चूहे की तरह छुप के बैठे हुए नया प्लान बन रहा है। हमारा ब्रो मानता ही नहीं कि मीट शील्ड इतना पैथेटिक है। फिर ऑब्वियस बात समझाता है, ये जगह गेम जैसी है, बिग बॉस मारो, लेवल बढ़ाओ, जिंदा रहना है तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और हाँ, रॉबरी इज द वे। ठीक है, झूठ बोल रहा हूँ, उसने एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला। तभी एक बड़ा सा साइक्लॉप्स टाइप मॉन्स्टर सामने आ जाता है। उन्हें ऐसे घूर रहा है जैसे मैं थिक थाइस को देखता हूँ। दोनों शॉक में होते हैं, पर नोटिस करते हैं मॉन्स्टर अटैक नहीं कर रहा। टैलेंट स्कैन से पता चलता है इसका आई साइट और इंटेलिजेंस दोनों बकवास हैं। हमारे MC5 IQ वाले को चुप रहने का सिग्नल लेता है और मोटा डंडा पकड़ लेता है। मीट शील्ड डरा हुआ बोलता है भाई ये नहीं मार पाएंगे, पर हमारा MC तीर की तरह डार्ट करता है और सीधा साइक्लॉप्स की आंख में स्पीयर घुसा देता है। मीट शील्ड तो बिल्कुल हिल गया।
ये पतला सा बंदा क्रेजी रैम्पेज पे चला जाता है, हंड्रेड्स ऑफ स्टैब्स, जब तक मॉन्स्टर गिर नहीं जाता और बूम, स्ट्रेंथ 11 हो जाती है। भाई मुस्कुरा देता है, पसीने में भीगा हुआ, थका हुआ। ब्रोमांस बंदा उसे ऐसे घूर रहा है जैसे उसने पहली क्रश देख ली हो। पर रुको, ये और भी ज्यादा वियर्ड हो जाता है। हमारे एमसी उसके कंधे पे हाथ रख के सोचता है, मैं तुझे हड्डी तक सुखा दूंगा। ब्रो, अगर ये लाइन किसी हॉट लड़की ने बोली होती ना तो बॉक्सर चेंज करनी पड़ जाती, पर ये बंदा कैजुअली बोल के आगे बढ़ जाता है। चल इसको इग्नोर करते हैं। ब्रोमांस को अपना नाम बताता है पार्क डेव। आरजी बोलता है जो मर्जी कर, और अचानक नाइफ निकाल के चीजें काटना नापना शुरू कर देता है। क्या? भाई ने स्कार्फ बना दी जो +1 एंड्योरेंस देती है आउट ऑफ नोवेयर। ब्रोमांस इमोशनल हो जाता है और हमारा ब्रो सोचता है शील्ड और स्टर्डी होना चाहिए। थोड़ा इमोशनल बॉन्डिंग, शायद उससे ज्यादा कि बाद वापस रोड पे आने का टाइम। जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं, एमसी के लिए सबसे स्कैरी चीज दिखती है। एक डम लुकिंग लड़की डिस्ट्रेस में भाग रही है और पीछे से ड्रूलिंग मॉन्स्टर्स चेस कर रहे हैं। इस पॉइंट पे लगता है आर्टिस्ट बस ट्रोल कर रहा है। हमारे बंदा इंस्टेंटली इग्नोर करके निकल लेता है क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। पर तब उसकी नजर पड़ती है, लड़की के पास 10 मैजिक पावर है और उसके नीचे लेजेंडरी लिखा हुआ है। वो तुरंत रुक जाता है, अब बस ये ना बोले कि इसको भी ड्राई करेगा। सच जान के वो डेकू को लड़की बचाने बोलता है, पर मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हैं, चांस कम है। लड़की पास आती जा रही है। एक पत्थर के पीछे छुप के हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे इशारा करता है, यहाँ आ। वो मान जाती है। वो सेफ स्पॉट की तरफ बढ़ती है। तीनों छुप जाते हैं, पर एक मॉन्स्टर डेकू को देख लेता है। सेकंड्स में अटैक करता है, पर डेकू शील्ड यूज करता है। उसके पीछे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट मौका देख के स्पीयर से अटैक करता है। ली बैटल में जंप करता है और एनिमी को हिट कर लेता है। डेकू उस छोटी सी फाइट के बाद थक चुका था, पर उसके साइड में जो हो रहा था वो और भी ज्यादा क्रेजी था। हमारा प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर पे लगातार फियर्स अटैक्स कर रहा था, बिना ये नोटिस किए कि पीछे से एक और क्रीचर चुपके से आ रहा है। और तब एक कंफ्यूजिंग मूवमेंट में स्लैश, किसी ने उसे बचा लिया था। ली ने देखा जैसे ही मॉन्स्टर का बेजान बॉडी जमीन पे गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। जो मिस्टीरियस बंदा उसे बचाया था वो धीरे धीरे उनकी तरफ चल के आया, दिखने में बिल्कुल नॉर्मल सा आदमी। अब वो सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट को देख रहा था, जैसे खुद भी इस एनकाउंटर से कंफ्यूज्ड हो। कौन है ये जानने के लिए ली ने माइंड्स आई यूज की, और जो दिखा बिल्कुल शॉक। ये बंदा अलानिस का रिग्रेसर था। इस टाइटल का मतलब क्या था हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद नहीं समझ पा रहा था, फिर भी उसने और उसके दोस्त ने उसका शुक्रिया अदा किया। स्ट्रेंजर के काफी एट्रीब्यूट्स लेजेंडरी और हीरोइक लेवल के थे। सिस्टम तक बोल रहा था कि ऐसे बंदे से बात करना भी हमारे प्रोटैगनिस्ट जैसे ट्रैश के लिए ऑनर है। इतना सब देख के ली बिल्कुल स्टन्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बंदा पहली बार यहाँ नहीं आया हो। उसका नाम था किम। बातें शुरू हुई तो किम ने माना कि ये दोनों फाइट कर सकते हैं। डाकू ने तुरंत अपने दोस्त का इंट्रो दिया और ऑनेस्टली बताया कि अभी उसने क्या देखा। किम ने फाइट सिर्फ एक स्ट्राइक में खत्म कर दी थी, जबकि ये दोनों पूरी जान लगा के लड़े थे। ली अभी भी किम की प्रेजेंस से हिला हुआ था, इसलिए उसने फिर से उसके ट्रीट्स चेक किए। पता चला किम मास्टर ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप है, जो उसका अटैक पावर मैसिवली बढ़ा देता है। इतना ओपी था कि हमारा प्रोटैगनिस्ट जेलस फील करने लगा। किम दूसरी तरफ बिल्कुल काम था। ली ने किम का एक्सप्रेशन नोटिस किया और सोचा क्या उसने फील कर लिया कि उसका स्टेटस रेड हो गया है। बातें चल रही थी, पर लड़की अभी भी छुपी हुई थी। फॉर्मल बनने की कोशिश में हमारे प्रोटैगनिस्ट ने किम का प्रॉपरली थैंक्स किया, थोड़ा पोलाइट दिखने के लिए, गुड इंप्रेशन के लिए। किम ने बताया कि वो सर्वाइवर्स इकट्ठा कर रहा है और ऑलरेडी एक कैंप बना चुका है। ये सुन के ली क्यूरियस हो गया, कितने लोग हैं वहां? किम ने बताया 30 लोग, पर सब फाइट नहीं कर सकते। इन नए लोगों पे डिपेंड करना अच्छा होगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये एक परफेक्ट इनविटेशन थी। उसे ये भी लगा कि किम का माइंडसेट थोड़ा प्रोटैगनिस्ट टाइप है। इतने अननोन लोगों को इकट्ठा करना रिस्की है, पर क्योंकि उसके पास रिग्रेसर का टाइटल था, वो जरूर जानता होगा कि इस जगह को कैसे क्लियर करना है। अच्छा रिलेशन मेंटेन करना जरूरी था और ली ने डिसाइड किया कि वो कोऑपरेट करेगा। डाकू अपने सेवियर में इंटरेस्टेड पूछता है, क्या आपके पास ऑलरेडी कोई क्लास है? पता चला किम एक स्वॉर्ड्समैन है। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि लड़की अभी भी छुपी हुई है। वो उसके पास जाता है, हाथ बढ़ाता है और अपनी सारी चार्म यूज करके बोलता है कि वो उसकी मदद करने आया है। लड़की पहले से काफी काम लग रही थी। किम ने ये सीन नोटिस किया और तुरंत उसका ध्यान वहां चला गया। वो सीधा लड़की के पास आ गया। थोड़ी कंफ्यूज्ड और बहुत शाय होते हुए लड़की अपना नाम बताती है, हैन। भाई क्या बोरिंग नाम है। अब से उसका नाम होगा स्टेसी। और सरप्राइजिंगली किम पूरी तरह से उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। फुल एंथुजियाज्म के साथ अपना इंट्रो देता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये एक्साइटमेंट थोड़ी अजीब लगती है। किम जब स्टेसी से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, वो हाँ बोलती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट के हाथ को पकड़ के चिपक जाती है।
किम उस लड़की के साथ काफी वेलकमिंग बना रहा, जो भी हेल्प चाहिए हो ऑफर कर रहा था, पर लड़की उससे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। थैंक यू बोलते हुए भी वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को और जोर से हग किए जा रही थी। ली सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। ये पॉसिबल था कि ये रिग्रेसा स्पेसिफिकली इसी लड़की को ढूंढ रहा हो। वो ऑब्वियसली एक बहुत पावरफुल बंदा था जिसने उस दुनिया का एंड देखा हुआ था। प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन के साथ वो शायद हर उस चीज को इकट्ठा करना चाहता हो जो फाइनल आउटकम के लिए यूजफुल हो, और लोग ऑब्वियसली वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ली लड़की को इतनी देर तक देख रहा था कि वो शर्मा गई। थोड़ा टाइम लगा, पर उसने फॉर्मली ली को उससे बचाने के लिए थैंक यू बोला। ली ने बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं, और ये सुन के वो और भी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट दिमाग में सब जोड़ रहा था। एक साइड स्टेसी जिसके पास इनसेन मैजिक पोटेंशियल है, दूसरी साइड किम, एक वेटरन जो सेकंड रिग्रेशन में है। ली को पक्का लग रहा था कि वो दो बड़े खजाने के बीच खड़ा है, और उसने डिसाइड कर लिया एंड तक इनके पास ही रहना है। आखिरकार वो कैंप पहुंच गए। डाकू जो देखता है उससे काफी सरप्राइज होता है। जगह सेफ लग रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खास नहीं था, पर लोग काफी थे। उसने पूछा, किम को ये जगह कैसे मिली? किम बोला, चांस से। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट मानने को रेडी नहीं था। उसे पता था किम रिग्रेसा है। जैसे ही वो कैंप में एंटर करते हैं, एक लड़की किम की तरफ भागती हुई आती है। वो पूछती है ट्रिप कैसा रहा, और तुरंत नए लोगों को नोटिस कर लेती है। उसका नाम था जोआना। हमारे प्रोटैगनिस्ट को अजीब लगा ये इतनी अफेक्शनेट क्यों है। वो बोलती है कि वो वरीड थी क्योंकि किम को आने में टाइम लग गया। किम बताता है कि ये लोग भी अब कैंप में ही रहेंगे। हमारे प्रोटैगनिस्ट तुरंत माइंड्स आई यूज करता है। जोआना के एट्रीब्यूट्स चेक करने पे सिर्फ एक चीज स्टैंड आउट करती है, सेल्फिश एम्बिशन। बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल। ली को ये भी अजीब लगा कि वो किम से 7 साल बड़ी होने के बाद भी उससे ओल्डर पीपल वाला कोरियन ऑनरिफिक यूज करके बात कर रही थी। बाकी उसके एट्रीब्यूट्स बहुत ही ऑर्डिनरी थे, बेसिकली वर्थलेस। सिस्टम तो यहाँ तक बोल देता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अपनी सोलमेट ढूंढ ली है, क्योंकि वो भी ट्रैश है, बिल्कुल उसकी तरह। इसी सोच में था कि जोआना पूछ लेती है, तुम लोगों के नाम क्या है? डाकू अपना इंट्रो देता है, फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट का। स्टेसी भी अपना नाम बताती है, और पूरे टाइम हमारे प्रोटैगनिस्ट का हाथ छोड़े बिना। ये काफी इंटरेस्टिंग था। जोआना का एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाता है जैसे ही उसे फीमेल कंपटीशन का सिग्नल मिलता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा प्रिजम्पशियस लगता है, जैसे वो जज कर रही हो। डाकू अपनी हैवी बॉडी की वजह से पहले ही स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन डाल देता है। स्टेसी दूसरी तरफ इंजर्ड लेग की वजह से लिम्प कर रही थी, और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पतला सा बंदा। जोआना काफी अपॉर्चुनिस्टिक निकली। वो तुरंत डाकू के पास चली जाती है, सोच के कि इतनी मसल का मतलब है ये बहुत मॉन्स्टर्स मार चुका होगा। टेक्निकली ये ट्रू था, पर अकेले नहीं। अगर हमारा प्रोटैगनिस्ट साथ नहीं होता तो शायद डाकू नहीं कर पाता। डाकू थोड़ा नहीव था, पर काफी सिंसियर भी। उसकी बातें सुन के जोआना हमारे प्रोटैगनिस्ट को और ज्यादा ध्यान से देखने लगती है, पर क्योंकि उसने उसके बारे में अच्छा सुना, वो सबको वार्म वेलकम देती है। बोलती है वो उन्हें रेस्ट करने की जगह दिखा देगी। जगह जेंडर के हिसाब से डिवाइडेड थी, इसलिए स्टेसी को उसके साथ जाना होगा। जाते जाते जोआना सजेस्टिव टोन में बोलती है, तुम इसका भी ख्याल रखना। पर सांप सांप को पहचान लेता है। ली समझ गया कि वो भी बिल्कुल उसी तरह एक्ट कर रही है जैसे वो खुद करता है। तब जाके उसकी नजर कैंप के बाकी लोगों पे पड़ती है, जो नए वॉरियर्स के आने से थोड़े ज्यादा खुश लग रहे थे। जो लोग क्लियरली कॉम्बैट के लायक नहीं थे, उनके चेहरे पर रिलीफ दिख रहा था। कैंप को घूमते हुए ली मानता है कि जगह सेफ लग रही है, पर वो सेफ्टी उसके लिए नहीं थी, वो सेफ्टी बाकी लोगों के लिए थी। जब वो देखता है कि सब डाकू की तारीफ कर रहे हैं, ली को एक बात समझ आ जाती है, जल्द ही डाकू को वीक लोगों के लिए शील्ड बना दिया जाएगा। उस रात वो फाइनली अच्छी नींद सो पाता है, पर सुबह एक कॉन्वर्सेशन उसके दिमाग में चुभने लगती है। किम डाकू से पूछ रहा था प्रॉपर रेस्ट मिला, और मसल का पहाड़ बिल्कुल रिफ्रेश लग रहा था। उनकी आवाजों से हमारा प्रोटैगनिस्ट उठ जाता है। बेड से निकल के ली सीधा किम से बोलता है कि उसने कैंप में एक चीज तुरंत नोटिस की, यहाँ बहुत कम लोग फाइट कर सकते हैं। ये बात उसे डिस्टर्ब कर रही थी। वो पूछता है ये जगह चल कैसे रही है। किम ऑनेस्टली बोलता है सिचुएशन अच्छी नहीं है, फूड और पानी तेजी से खत्म हो रहे हैं, और इतने कम वॉरियर्स के साथ सबका ख्याल रखना मुश्किल हो रहा है, और आगे चल के लोग और बढ़ेंगे। लास्ट ट्रिप से जो सप्लाईज लाए थे वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगी। मॉन्स्टर्स से लड़ना इजी नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना घुमा फिराए बोल देता है जो फाइट नहीं कर सकते वो बस बैगेज हैं। किम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बोलता है वो सिर्फ बैगेज नहीं है, पर ली पीछे नहीं हटता। वो कहता है मैं यहाँ वॉलंटियर बन के नहीं आया हूँ। तब जाके डाकू को रियलाइज होता है कि बात सेंसिटिव डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ा घबरा के वो पूछता है क्या तू कह रहा है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए? पर ली का मतलब वो नहीं था।
असल बात ये थी कि चाहे जितनी कोशिश कर लो, इस जगह पे उन सब के लिए कुछ नहीं है। ये सुन के किम चुप हो जाता है। सिचुएशन मुश्किल थी, पर ली बोलता है कि वो किम की मदद करने को तैयार है। ये सुन के किम के चेहरे पे थोड़ी होप आती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को लगता है किम सबको बचाना चाहता है ताकि साथ में एस्केप किया जा सके। वो इस सोच को समझ भी पाता है, पर दोनों सेम नहीं थे। सेल्फ सैक्रिफाइस हमारे बंदे के नेचर में नहीं है, और एक बड़े ग्रुप के साथ सब कुछ करना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बात थोड़ी सेल्फिश लग सकती है, पर किम बोलता है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ पर्सनल गोल्स हैं। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग देख के ली जेन्युइनली सरप्राइज होता है। उसे लगा था कोई बड़ा सा स्पीच मिलेगा, सैक्रिफाइस, ड्यूटी, ब्ला ब्ला, पर किम उसके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा प्रैक्टिकल निकला। इसी वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट और डायरेक्ट हो जाता है। वो बोलता है मुझे पता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए प्लान्स होंगे और मैं उनका हिस्सा बनना चाहता हूँ। आखिरकार ली जानता था वो एक रिग्रेसर से डील कर रहा है। ये सुन के किम पहले थोड़ा शॉक होता है, फिर रिलैक्स हो जाता है समझ के कि ली ने सच पकड़ लिया है। शुरू में जो मिस्टीरियस लड़की आई थी उसने दो ऑप्शंस दिए थे, अटैक या सर्वाइव। हमारे प्रोटैगनिस्ट का मानना था कि प्योर सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर अगर छोटा ग्रुप हो तो चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। अगर किम का प्लान सर्वाइवल है तो लोग इकट्ठा करना लॉजिकल लगता है। ली को लगता है कि जो लोग मॉन्स्टर्स से नहीं मरेंगे वो खाने के बिना अपने मेटाबॉलिज्म से ही हार जाएंगे। ये सब उसने उस मिस्टीरियस औरत के वर्ड्स से समझा था। किम बोलता है मैं ये बात बिल्कुल समझ गया। ये सुन के ली और कॉन्फिडेंट हो जाता है। तब रिग्रेसर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, ये कंफर्म करते हुए कि वो भी साथ काम करना चाहता है। ये हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए परफेक्ट सिचुएशन थी, बिल्कुल वही जो वो चाह रहा था। लेकिन किम की नजर उस पर थोड़ी बदल चुकी थी। किम जानता था कि वो फिजिकली कोई खास स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उन दोनों की कॉन्वर्सेशन के बाद उसने ली को एक टैलेंटेड बंदा माना, एनालिटिकल, सोचने समझने वाला और मैनेज करने के लायक। उसी दिन बाद में सब लोग फिर से उस डेंजरस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। डाकू अपना शील्ड यूज करके एक बड़े क्रीचर को रोकता है, पर वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और हेल्प के लिए चिल्लाता है। हेल्प के लिए रेडी किम सबसे पहले आगे बढ़ता है, और अच्छी बात ये थी कि उसे ज्यादा स्वॉर्ड स्विंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिग्रेसर का हर एक स्ट्राइक डेडली था। वो मॉन्स्टर्स पर दर्द और डिस्ट्रक्शन ऐसे बरसा रहा था जैसे कोई मशीन हो, परफेक्ट एफिशिएंसी के साथ, पीछे सिर्फ फियर और पैनिक छोड़ के। बिल्कुल एक ट्रू हीरो की तरह हर थ्रेट को पूरी तरह मिटा दिया जा रहा था। ये सब देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट और भी खुश हो जाता है। माइंड्स आई ने झूठ नहीं बोला था। किम बोलता है आगे और मॉन्स्टर्स हैं और वो उन्हें हैंडल करेगा जब तक बाकी लोग सप्लाईज कलेक्ट करें। डाकू ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुका था। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स कम होते जा रहे थे, ली को क्लियर लग रहा था ये सब किम की वजह से हो रहा है। लगता है वो पहले भी इस एरिया को कई बार क्लियर कर चुका है। डाकू को अपने नए कंपेनियन के पास्ट के बारे में क्यूरियोसिटी होने लगती है। इतनी स्वॉर्ड स्किल आखिर आई कहां से? इस पर ली बोलता है हो सकता है उसके पास कोई मिलिट्री या मार्शल एक्सपीरियंस हो, या फिर ये उसकी क्लास का इफेक्ट हो। ये सुन के डाकू थोड़ा डिस्करेज लगता है, जो ली तुरंत नोटिस कर लेता है। वो उसके पास जाके बोलता है टेंशन मत ले, जल्द ही हम सबको अपनी क्लासेस मिलेंगी। और ये भी कहता है कि डाकू ऑलरेडी बहुत यूजफुल है, पर मसल का पहाड़ लो सेल्फ एस्टीम में बोल देता है ज्यादा काम तो बाकी लोग ही कर रहे हैं। उस मोमेंट पे ली अपनी सारी करिश्मा यूज करता है और बोलता है डाकू के बिना लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होती। ये बात बिल्कुल हिट कर जाती है। बिग गाय का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। तभी उनकी बातचीत एक फेमिलियर ग्लो से इंटरप्ट होती है। वही रोशनी ली के विजन में भी अपीयर होती है। उसे क्लासेस मिल चुकी थी, उनमें से एक थी एक रेयर कैटेगरी, कमांडर। ये देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये क्लास उससे एक्सपेक्टेड से पहले मिल गई थी और रेयर स्टेटस ने उसका ध्यान तुरंत खींच लिया। ली सोचने लगता है हर ऑप्शन का यूज कैसे हो सकता है। वॉरियर क्लास कॉमन थी, फ्रंट लाइन फाइट, इजी एडेप्टेशन, एवोल्यूशन का चांस। आर्चर क्लास भी कॉमन थी, एजिलिटी फोकस्ड, इवॉल्व हो सकती थी। मेज क्लास माना थोड़ा इंक्रीज करती थी। इन सब को देख के हमारे बंदे को आइडिया पसंद आता है कि उसे डायरेक्ट कॉम्बैट के बिल्कुल पास रहना ना पड़े। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो थी कमांडर क्लास। इसमें कोई बैटल स्किल्स नहीं थी, सिर्फ +1 इंटेलिजेंस। और सिस्टम बोलता है इस क्लास से अनलॉक होने वाली क्लासेस अननोन है। ली सोचता है बैटलफील्ड को ऊपर से देख पाना कितना एडवांटेजेस हो सकता है। इसी बीच किम वापस आता है और देखता है सब अपनी क्लासेस चूज कर रहे हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि उसके पास कौन कौन सी ऑप्शंस आई हैं, इंक्लूडिंग कमांडर क्लास। ये सुन के किम थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसका रिएक्शन देख के ली कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगा था ये क्लास अच्छी है, पर अब डाउट होने लगता है।
कहीं ये ट्रैप तो नहीं। डाकू को हाउएवर ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो बोलता है, भाई ये क्लास तुझे बिल्कुल सूट करती है। उसने पहले कभी लाउड में नहीं बोला था, पर उसे लगता था कि ये क्लास टेलर मेड है, एक ऐसे बंदे के लिए जिसमें नेचुरली लीडरशिप है। किम मीनवाइल इस क्लास के एट्रीब्यूट गेन्स कंसिडर कर रहा था। बाकी क्लासेस 3-3 पॉइंट्स देती हैं, जबकि ये क्लास उतनी एडवांटेजियस नहीं लग रही थी। लग रहा था किम चाहता है कि हमारा बंदा कोई और क्लास चूज करे, जबकि डाकू इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं था। रिग्रेसर के हिसाब से हमारे बॉय को आर्चर क्लास लेनी चाहिए थी, पर डाकू को तो बस इंतजार था अपने कमांडर के अंडर लड़ने का। बस फिर क्या, दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। किम टीम के लिए आर्चर चाहता है और डाकू चाहता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कमांड संभाले। आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे एस्केलेट होता जा रहा था और ली बस चुपचाप देख रहा था कैसे उसके दोस्त ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। सच ये था कि उसे खुद भी अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या चूज करे। ऊपर से इन दोनों के रिएक्शंस उसे और कंफ्यूज कर रहे थे। पर जब उसने सारी क्लासेस के डिस्क्रिप्शंस ध्यान से पढ़े तो उसे लगा कि वो अपने डिसीजन पे पहुंच चुका है। आखिरकार उसे सबसे एफिशिएंट पाथ चूज करना था और उसने वही क्लास सिलेक्ट की जो उस गोल को बेस्ट सर्व करती थी। डिसीजन होते ही उसके बॉडी में इंस्टेंट चेंज आता है। कंपेनियंस ने तुरंत नोटिस कर लिया। सब जानना चाहते थे चूज क्या किया। फनी बात ये थी कि वो लोग उससे ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। सब एंग्शियस होकर उसके आंसर का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये डिसीजन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ली सच बताने के लिए रेडी था और उसका जवाब सबको शॉक कर देता है। उसने मेज प्रोफेशन चूज की थी। ये सुनते ही डाकू का पूरा एक्साइटमेंट क्रश हो जाता है। वो तो अपने कमांडर फ्रेंड के अंडर लड़ने का सपना देख रहा था। किम तुरंत पूछता है, ये चॉइस क्यों? ली का जवाब सिंपल था, गट फीलिंग। वो ये भी नोटिस करता है कि किम थोड़ा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि वो आर्चर नहीं बना, पर ली एक्सप्लेन करता है आर्चरी उसके लिए नहीं है, उसका मोटर कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग नहीं है। कमांडर क्लास भी उसने इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि उसका एट्रीब्यूट ग्रोथ बहुत कम था। तो बचा क्या? मेज क्लास उसकी ऑलरेडी हाई इंटेलिजेंस स्टैट को और बढ़ा देगी और साथ ही मैना भी मिलेगा, एक ऐसा स्टैट जिसके बारे में वो अभी कुछ जानता ही नहीं था। मेज चूज करते ही उसके दिमाग में बेसिक मैजिकल नॉलेज अब्सॉर्ब होने लगता है। नॉलेज फॉर्म होने का फील और मैना की प्रेजेंस सब एक साथ। स्टेटस विंडो चेक करता है तो दिखता है बेसिक मैजिक नॉलेज अनलॉक हो चुकी है और नए मैना पॉइंट्स ऐड हो गए हैं। वो अभी भी वीक था, बस फर्क इतना था अब वो मैना फील कर सकता था। सिस्टम ने क्लियरली दिखा दिया था कि इस चॉइस से कोई मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। उसका पोटेंशियल अभी भी ऑलमोस्ट जीरो ही था, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये कुछ न होने से बेटर था और उसे लग रहा था ये एबिलिटीज आगे जाके काम आएंगी। डाकू के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट देख के ली पूछता है, क्या तूने अपनी क्लास चूज कर ली? सिस्टम ने डाकू को 2 ऑप्शंस दिए थे, स्क्वायर और प्रीस्ट। सरप्राइजिंगली वो कंफ्यूज था। किम और हमारा प्रोटैगनिस्ट दोनों के लिए ये क्लियर था उसे स्क्वायर ही बनना चाहिए। अपेरेंटली डाकू ने दूसरा ऑप्शन भी सीरियसली सोचा था, पर सबने मिलकर इंसिस्ट किया स्क्वायर बेस्ट है। आखिरकार उसने डिसीजन ले लिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट को रिजल्ट जानने का इंतजार था। डाकू ने गर्व से अपना शील्ड उठाया। ली की एडवाइस फॉलो करते हुए उसने सबसे यूजफुल क्लास चूज की थी। ली बहुत खुश हो जाता है, अपने दोस्त की डिसीजन की तारीफ करता है और मन ही मन सोचता है अब तो प्रॉपर मीट शील्ड मिल गया। क्लास सिलेक्शन के बाद किम दोनों को कांग्रेचुलेट करता है और याद दिलाता है कि वो अब कैंप वापस जा सकते हैं, पर जाने से पहले वो पूछता है फूड का डिवीजन कैसे होगा। ली एक सप्लाई बैग उठाता है और बोलता है 3 लोगों के लिए 2 बैग्स काफी हैं, बाकी बचा हुआ सामान किम ले जाएगा बाकी लोगों को खिलाने के लिए। ये थोड़ा सा नोबल जेस्चर रिग्रेसर के दिल को छू जाता है। किम सिंसियरली उसका शुक्रिया अदा करता है। उधर कैंप में लोग अभी भी उनके वापस आने का वेट कर रहे थे। एक लड़की भूख की वजह से परेशान थी, बोल रही थी कि मर्द लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। जोआना उसे शांत रहने को बोलती है, थोड़ा पेशेंस रखो, फिर भी वो डिले को लेके कंप्लेन करती रहती है। तब जोआना अपना ही खाना ऑफर करती है। पास ही एक आदमी था जो क्लियरली भूखा लग रहा था। जोआना उसे ध्यान से ऑब्जर्व करती है, उसे भी ब्रेड चाहिए था। वो अपने हाथ का ब्रेड तोड़ती है, एक टुकड़ा कंप्लेन कर रही औरत को देती है और बाकी क्रम्स जमीन पे फेंक देती है उस आदमी के लिए जो खाता तो है पर कभी किसी की मदद नहीं करता। सच में जोआना एक घिनौनी औरत थी और उसे उस आदमी को क्रम्स खिलाते हुए मजा आ रहा था। जैसे ही ये सीन खत्म होता है उसकी नजर पड़ती है मेन टीम वापस आ रही है और साथ में ज्यादा फूड। किम और बाकी लोग आ चुके थे। उन्हें देखते ही जोआना और बाकी औरतें बहुत वार्म वेलकम देती हैं। खाने को देख के उनका एक्साइटमेंट साफ दिखता है, पर आते ही किम बोलता है कि उसे तुरंत फॉरेस्ट वापस जाना होगा। इसी बीच चश्मे वाला एक बंदा हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आता है और खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ली उसे ध्यान से देखता है और उस बेकार बैकग्राउंड कैरेक्टर को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। डाकू तुरंत पास आता है और पूछता है तू शेयर नहीं करेगा क्या? ली फिर वही बोलता है मैं वॉलंटियर वर्कर नहीं हूँ। ये बात डाकू को थोड़ा वरी में डाल देती है। उसे लगता है इससे उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। ली का सोल्यूशन सिंपल था, जिसे भूख लगी है वो तलवार उठाए और खाना ढूंढे। लोगों को मोटिवेशन चाहिए,
जोआना मीनवाइल सबको प्यार से ब्रेड बांट रही थी और धीरे धीरे सबका अप्रूवल ले रही थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट को समझ आ गया कि किम के ना होने पर कैंप का कंट्रोल जोआना ने संभाल लिया है। उसका बिहेवियर बिल्कुल प्रेडिक्टेबल था। स्ट्रॉन्ग के सामने वीक बनती है और वीक के सामने स्ट्रॉन्ग। रिग्रेसर ना हो तो खुद लीडर बन जाती है। ये सब एनालाइज करते हुए ली नोटिस करता है एक ग्रुप उसकी तरफ आ रहा है। कुछ लोग खुश दिख रहे थे और कुछ बहुत मेहनत कर रहे थे। वो तुरंत सीन को और ध्यान से देखता है। जो लोग पत्थर उठा रहे थे वो कैंप के डिफेंसेस बना रहे थे और कुछ लोग उन पर चिल्ला भी रहे थे, अगर आज का काम पूरा नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा। ये सब देख के ली डीप सोच में चला जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि स्टेसी को यहाँ किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये जान के वो थोड़ी देर के लिए डाकू से बात करता है। पूछता है, कल जो लड़की मिली थी याद है? स्क्वायर हाँ बोलता है। तब ली एक सप्लाई बैग उठाता है और बोलता है, ये उसे दे देना और लड़की का ध्यान भी रखना। ये ऑर्डर डाकू को होप से भर देता है। वो तुरंत बोलता है, मैं फॉलो करूंगा। उसे लगता है इससे शायद उसे कोई एडवांटेज मिल जाए। उधर स्टेसी अभी भी मेहनत कर रही थी। वो थकी हुई लग रही थी और काफी अलोन, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये दोनों ही थे जो उसका ख्याल रखते। पर ली का असली गोल कुछ और था। इतने इंसेन पोटेंशियल रखने वाली लड़की को उसके सबसे वल्नरेबल मोमेंट में हेल्प करना, ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड क्रिएट करेगा। ली के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए डाकू स्टेसी की तरफ बढ़ता है, पर उससे पहले ही वो कुछ देख लेता है। चश्मे वाला बंदा पहले पहुंच चुका था और स्टेसी को ब्रेड का टुकड़ा ऑफर कर रहा था। ये चीज ली ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी और अब वो सीरियसली कंसर्न्ड हो गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये नियर साइटेड बैकग्राउंड कैरेक्टर कौन है। दूर से सीन देखते हुए ली के अंदर गुस्सा जलने लगता है। वो इतनी वैल्यूएबल चीज को फ्यूचर के लिए खोना नहीं चाहता था और वो अच्छी तरह समझ रहा था स्कैर्सिटी के टाइम पे अचानक काइंडनेस क्यों दिखाई जाती है। अगर फूड खत्म हो रहा था तो नियर साइटेड बंदे के ऐसा करने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता था। डाकू ने नोटिस कर लिया कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के फेस पे कुछ चेंज आ गया है। ली ने बस इतना बोला, अपना काम कंटिन्यू कर। इसलिए डाकू दोबारा स्टेसी के पास चला जाता है। उस वक्त स्टेसी उस चश्मे वाले बंदे के साथ कैंप की छोटी मोटी बातों पे बात कर रही थी। फिर से वो बंदा उससे ब्रेड ऑफर करता है और स्टेसी और भी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। वो बंदा इंसिस्ट करता रहता है, यहाँ सबके दिन मुश्किल रहे हैं। ये सुन के आखिरकार स्टेसी ब्रेड ले लेती है और उसकी काइंडनेस के लिए थैंक यू बोलती है। ब्रेड खाते हुए उसे लगने लगता है कि ये बंदा शायद ज्यादा ही जनरस है। तब उसे कल का सीन याद आता है जब हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसकी जान बचाई थी। वो मेमोरी उसे उसके लिए रोमांटिक फील करवा देती है। जब जब वो ली के बारे में सोचती है, स्टेसी इमोशनल हो जाती है। और आयरनी ये थी कि जब वो किसी और बंदे का दिया हुआ ब्रेड खा रही थी, तब भी वो सोच रही थी अभी वो क्या कर रहा होगा। तभी उसे रियलाइज होता है नियर साइटेड बंदा और क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। बेचारी नाइव लड़की को लगा शायद फ्रेंडशिप की बात हो रही है, इसलिए वो अग्री कर लेती है जब तक उसे कुछ ज्यादा डायरेक्ट फील नहीं होता। बंदे ने अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया, उसे घूरते हुए और उसकी डिस्कम्फर्ट को बिल्कुल इग्नोर करते हुए। फिर वो उसका आर्म पकड़ लेता है। स्टेसी का डर तुरंत बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करने वाला है। और तब बंदा अपनी असली नीयत दिखा देता है। वो बोलता है, तुम्हें समझने में बहुत प्रॉब्लम है कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि उसने कोई चैरिटी फ्री में नहीं की थी और अब वो कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। उसके हिसाब से स्टेसी को पता होना चाहिए था कि फेवर का रीपेमेंट कैसे होता है। स्टेसी पैनिक कर जाती है। नियर साइटेड बंदा उसका हाथ और जोर से पकड़ता है और धमकी देने लगता है, कोऑपरेट करो वरना सीन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और तब कोई आ जाता है उसे बचाने। वो बंदा वार्निंग देता है, स्टेसी को अभी छोड़ दे वरना तेरे चेहरे की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खतरे में आ जाएगी। वार्निंग के बाद भी नियर साइटेड फूल सामने खड़े रियल आदमी को इग्नोर कर देता है। तो अब डिसिप्लिन का टाइम था। बिजली की तरह एक स्ट्राइक आती है और सीधा उसके फोरआर्म पर पड़ती है। डाकू बिल्कुल पेशेंस के मूड में नहीं था। उसने क्लियरली दिखा दिया कि अगर चाहता तो वो उसका हाथ तोड़ भी सकता था। इंजर्ड होने के बाद भी वो जर्क डाकू को इंसल्ट करने का टाइम निकाल लेता है, जबकि डाकू उसे कॉलर से पकड़ चुका था। स्टेसी सब कुछ ध्यान से देख रही थी। फिर वो बंदा ऐसे दूर फेंक दिया जाता है जैसे आलू की बोरी हो। इससे पूरे कैंप का ध्यान वहां चला जाता है, इंक्लूडिंग जोआना का भी। बैकग्राउंड कैरेक्टर्स पूछने लगते हैं, ये हुआ क्या? हमारे प्रोटैगनिस्ट ये सब इंटरेस्ट के साथ देख रहा था और कैजुअली अपना ब्रेड खा रहा था। इस बीच चश्मे वाला बंदा गिर के अपनी नाक लगा लेता है और अब बच्चे की तरह रो धुना कर रहा था। डाकू को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। उसने इतनी फोर्स तो यूज भी नहीं की थी, पर जब वो बंदा अभी भी अनोइंग बना रहा था और सबका अटेंशन खींच रहा था, डाकू डिसाइड करता है अब इसे प्रॉपर रीजन दिया जाए रोने का। स्टेसी बीच में आके बोलती है, मैं ठीक हूँ, कुछ सीरियस नहीं हुआ, वायलेंस सोल्यूशन नहीं है। फिर जोआना भी इन्वॉल्व हो जाती है। अपनी स्टुपिडिटी दिखाते हुए वो चश्मे वाले जर्क की मदद करने लगती है। डाकू को इंटिमिडेट करने की कोशिश करती है और बोलती है, यहाँ वायलेंस अलाउड नहीं है, बताओ हुआ क्या।
सच बोलते हुए डाकू कहता है, इसने स्टेसी को हरास किया था, मैंने कुछ और बुरा होने से पहले रोक दिया। ये सीरियस एलिगेशन था। जोआना पूछती है, क्या ये सच है? और चश्मे वाला बंदा तुरंत झूठ बोल देता है, कहता है बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने गलती से उसका हाथ छू लिया। ये वर्जन डाकू को और भी गुस्सा दिला देता है। वो उसी वक्त उसे सीधा कर देना चाहता था। चश्मे वाला बोलता है, मैं तो बस स्टेसी के क्लोज जाना चाहता था, उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, मैंने उसके वर्ड्स गलत समझ लिए। अब जोआना स्टेसी से पूछती है, सच क्या है? सबके सामने घूरे जाते हुए स्टेसी तुरंत एम्बैरेस्ड हो जाती है। लोगों के कमेंट सुन के कि 2 आदमी उसकी वजह से लड़ पड़े, स्टेसी और भी ज्यादा बुरा फील करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसे ट्रीट क्यों किया जा रहा है, जैसे गलती उसी की हो, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। सिर्फ वो जानती थी कि विक्टिम कौन था। उस मोमेंट पे उसे रियलाइज होता है, ये जगह बिल्कुल अर्थ जैसी ही है, यहाँ भी कोई उसके साइड में खड़ा नहीं है। आंखों में आंसू भर के लड़की आखिरकार जर्क वाली स्टोरी कंफर्म कर देती है, पर फिर वो ये भी बताती है उसके बाद उस बंदे ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया और कुछ ऐसी बातें बोली जो उसे डरा रही थी। वो इमोशनल हो चुकी थी। जोआना को उसकी बातों का ज्यादा हिस्सा समझ नहीं आता, पर एक बात वो क्लियरली पकड़ लेती है, चश्मे वाला बंदा उसके क्लोज आया और स्टेसी ने उससे मना नहीं किया। वो ये भी बताती है कि उसे उस बंदे की नीयत समझ नहीं आई, इसीलिए वो अब अपॉलॉजी दे रही है। पर ये बातें जोआना के लिए काफी नहीं थी। वो बोलती है, रोना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। वो डाकू को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसे लगा स्टेसी डेंजर में थी, पर साथ ही बोलती है उसे सिचुएशन को बेटर समझना चाहिए था। ये बात स्टेसी की शर्म और गिल्ट को और गहरा कर देती है। जोआना फिर बोलती है, अपॉलॉजी से कुछ सॉल्व नहीं होगा, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। और फिर वो स्टेसी को बोलती है कि चश्मे वाले बंदे से माफी मांगे, विक्टिम को ही अपने अग्रेसर से अपॉलॉजी देने के लिए फोर्स कर रही थी। भगवान जाने कितनी घटिया औरत थी वो। ये सुन के स्टेसी बिल्कुल शॉक में आ जाती है। जोआना बोलती है, जल्दी करो, घुटनों पे बैठो और माफी मांगो। ये डिमांड स्टेसी के लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती है अपॉलॉजी देने की। और तब फाइनली हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्ट करता है। बिना रुके वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ता है। डिटर्मिनेशन से भरा हुआ वो पूछता है, यहाँ चल क्या रहा है? अल्फा मेल को आंसर्स चाहिए थे। हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने लोग इस बात पे इकट्ठा हो जाएंगे। और सच बोलूं तो उसे उन दोनों के बीच क्या हुआ उसकी उतनी परवाह भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था। इस वक्त स्टेसी पूरी तरह कॉर्नर्ड हो चुकी थी। ली के आते ही जोआना बोलती है कि उसे रिलीफ मिला है, पर हमारा बंदा सीधा बोल देता है, तुम अपना दिमाग खो चुकी हो। जोआना तुरंत कंफ्यूज हो जाती है। ली पूछता है, क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ की मैनेजर हो? इतना शोर हो रहा था कि मॉन्स्टर्स आ सकते थे, और ये बात बैकग्राउंड कैरेक्टर्स को डरा देती है। उन्हें रियलाइज होता है कि अगर डेंजर आ गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी जोआना अपने एक्शंस जस्टिफाई करने लगती है, पर ली सब कुछ देख चुका था। दूर से भी उसे क्लियर ओपिनियन बन चुका था। वो बोलता है, तुम लोग इतना श्योर कैसे हो कि असली विक्टिम कौन है? जब पूरा ग्रुप एक इंसान पे चढ़ जाता है तो उसका डर जाना नेचुरल होता है। जोआना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंसिस्ट करती है, गलती स्टेसी की है। तो ली सीधा पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि चश्मे वाला बंदा बिल्कुल इनोसेंट है? ये सुन के जोआना बिल्कुल चुप हो जाती है। वो गारंटी नहीं दे सकती थी, और अगर देती तो खुद को फंसा लेती। फिर भी सब मिलके स्टेसी पे प्रेशर बना रहे थे। ली बोलता है, अफसोस होता अगर किम यहाँ होता और ये सब देखता। धीरे धीरे बैकग्राउंड कैरेक्टर्स भी अनईजी होने लगते हैं। अगर किम ने उन्हें कैंप से निकाल दिया तो वो कंप्लीटली डूम्ड हो जाएंगे। और फिर ली अभी खत्म नहीं हुआ था, उसके लिए स्टेसी कभी फॉल्स एक्यूजेशन नहीं करेगी। ये बोलते हुए वो उसके और पास चला जाता है, बिना ये समझे कि उसके वर्ड्स कितने पावरफुल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जोआना अभी भी अपनी बेइज्जती करने पे तुली हुई बोलती है, तुम स्टेसी को जानते ही नहीं। ली एक परफेक्ट काउंटर देता है, फ्रेंडशिप ऑफर करना और किसी को बेड शेयर करने का इनवाइट देना क्या सेम होता है? किसी के क्लोज होना ऑटोमेटिकली फिजिकल होने का मतलब नहीं होता। वो जोआना से बोलता है, इस बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो। और बस ये बात बैकग्राउंड कैरेक्टर्स का मन बदलने के लिए काफी थी। जैसे जैसे लोग हमारे प्रोटैगनिस्ट के साइड लेने लगे, जोआना नर्वस हो गई। उसकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी। अथॉरिटी गायब। वो पूछती है, क्या तुम सच में चीजों को ऐसे ही हैंडल करना चाहते हो? और तब उसे समझ आ गया, ये सब जानबूझ के किया गया था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसे आउटप्ले कर दिया था। वो उससे ऊपर उठ चुका था। अब सीन उल्टा हो गया था। अब जोआना को झुकना था कैंप के नए रूलर के सामने। जो कुछ भी हुआ, उसने हमारे बंदे को नेचुरली उस पोजीशन पे पुश कर दिया। जोआना की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से स्ट्रिप हो चुकी थी। इसी वजह से स्टेसी ने फाइनली रिलीफ फील किया। तब हमारा बॉय पूछता है, यहाँ सब इकट्ठा क्यों हो? मौका देख के वो बैकग्राउंड कैरेक्टर्स को ऑर्डर्स देना शुरू कर देता है। 2 लोग चश्मे वाले बंदे को हैंडल करेंगे, जगह को प्रॉपर क्लीन करने की बात करता है ताकि डेली काम इजी हो। पॉसिबल है नॉइस की वजह से मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट हो गए हों, इसलिए पेट्रोल सेट की जाएंगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाकू को मिलती है और वो इस रोल को लेके बहुत एक्साइटेड होता है। सब कुछ रिजॉल्व होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टेसी से कहता है, तुम मेरे साथ आओ। स्टेसी बिना हेजिटेट किए तुरंत हाँ बोल देती है।
कैंप में रूमर्स फैलने लगते हैं कि उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को सीड्यूस कर लिया। ली होप करता है वो इन बातों को इग्नोर करे। इंपॉर्टेंट ये था कि सबको दिखे वो किसी अथॉरिटी के फेवर में है। उधर जोआना जेलसी में जल रही थी। बाद में हमारा बॉय एक इम्प्रोवाइज टेबल के पास बैठता है और स्टेसी को भी बैठने को बोलता है। अब दोनों अकेले थे। स्टेसी अपॉलॉजी करती है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। ली उसे रीएश्योर करता है, वरी मत करो। फिर कामली पूछता है, जो सच में हुआ वो बताओ, कंफर्टेबली बोलो। स्टेसी इस इनविटेशन से थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। इमोशनल होने के बावजूद वो बोलना शुरू करती है। उसे वर्ड्स चूज करना नहीं आता था, पर वो बताती है, चश्मे वाले बंदे ने उसे पकड़ लिया था और जोर जोर से चिल्लाया था। हमारे प्रोटैगनिस्ट पूरी सीरियसनेस से सुनता है, पर स्टेसी इतनी इमोशनल थी कि उसके लिए भी एग्जैक्ट डिटेल्स समझना मुश्किल हो रहा था। पर सच ये था, डिटेल्स मैटर ही नहीं करती थी। उसका गोल सिर्फ इतना था, एम्पैथी दिखाना। सब कुछ बोलने के बाद स्टेसी कहती है, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, और वो ली को थैंक यू बोलती है। ली कहता है, इन सिचुएशंस में थैंक्स की कोई बात नहीं होती। पर फिर वो एक इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट करता है। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, किसी ने तुम्हारी बात पे विश्वास किया। जब से वो यहाँ आई थी उसे सिर्फ हेल्प मिली थी और वो कुछ रिटर्न नहीं कर पाई थी। इसलिए वो पूछती है, तुम इतना हेल्पफुल क्यों हो? ली का जवाब सिंपल था, मैं बस वही कर रहा हूँ जो सही है, और अगर कोई रीजन चाहिए तो वो बोलता है, मेरी एक छोटी बहन थी तुम्हारी एज के आसपास, उसे याद करता हूँ। वो कहता है, जब भी तुम्हें देखता हूँ कुछ अच्छे मोमेंट्स याद आ जाते हैं। सच ये था कि उसकी बहन बहुत ही एवरेज थी और उसे ज्यादा याद भी नहीं आती थी। दोनों बिल्कुल भी अलाइक नहीं थे। ये बस एम्पैथी बढ़ाने की स्ट्रैटेजी थी और कुछ नहीं। स्टेसी अपॉलॉजी करती है, तुमसे इतनी पर्सनल बात बुलवा दी। वो बताती है कि उसकी भी 2 बहनें हैं, पर वो उनसे ज्यादा बात नहीं करती। और फिर वो बताती है, उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। ली बोलता है, लगता है हम काफी चीजों में सिमिलर हैं। ये सुन के स्टेसी थोड़ी खुश हो जाती है, ये जान के कि इस अजीब दुनिया में कोई और भी उसकी तरह दुखी है। उसे पता नहीं था कि हमारा प्रोटैगनिस्ट हर मूव प्लान कर रहा है। अब उसका अफेक्शन बढ़ाना बहुत ईजी होने वाला था। ली बोलता है, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। ये सुन के स्टेसी फ्लस्टर्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स पहले ही ग्रो करने लगी थी। थोड़ा काम होने के बाद वो कहती है, समझ गई। ये सुन के हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत प्लीज्ड हो जाता है और तब वो माइंड्स आई यूज करके उसका स्टेटस चेक करता है। अब तक स्टेसी ने अपनी क्लास चूज ही नहीं की थी। सिस्टम ने क्लियरली बोला था, अगर वो मेज बनती है तो वो हमारे प्रोटैगनिस्ट जैसे ट्रैश से काफी ज्यादा टैलेंटेड होगी। ये सुनते ही ली के दिमाग में नया ऑब्जेक्टिव लॉक हो जाता है। उसे स्टेसी को तुरंत मेज बनाना है। तभी बातचीत के बीच कोई उनके पास आने की अनाउंसमेंट करता है और पूछता है, क्या वो भी कॉन्वर्सेशन ज्वाइन कर सकती है? ये आवाज दोनों के लिए फेमिलियर थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट को पहले से पता था कि ये औरत कभी ना कभी उसके पास आएगी, बस इतनी जल्दी आएगी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो स्टेसी से एक्सक्यूज मांगता है, बोलता है उसे किसी और से बात करनी है। जाते वक्त दोनों औरतें एक छोटी सी ग्लांस एक्सचेंज करती हैं। स्टेसी बिना कुछ बोले जोआना को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। अब अकेले में ली पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? जोआना बोलती है कि वो अपॉलॉजी देने आई है, जो कमोशन हुआ उसके लिए। ली इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि शायद वो खुद भी थोड़ा ज्यादा इंटेंस रिएक्ट कर गया था। उसके लिए ये औरत थोड़ा प्रोसेस स्लो करेगी, पर वो सुनने को तैयार था। जोआना बोलती है उसने सिचुएशन के बारे में सोचा, अपनी गलती का साइज समझा और अब उसे रिजॉल्व करना चाहती है। ली सीधा बोलता है, जो तुम्हारा कॉन्शियंस बोले वही करो। आखिरकार कैंप को शुरू से मैनेज वो ही कर रही थी। अथॉरिटी ओवरराइड करने वाला बंदा वो खुद था। जोआना थोड़ा आर्ग्यू करती है, सीन ऐसा नहीं था, पर ली इंसिस्ट करता है। वो ये भी बोलता है, बेस्ट यही होगा कि फ्यूचर में कोई सिचुएशन ऐसी ना आए जिसमें मुझे इंटरवीन करना पड़े। उसके हिसाब से उन जैसे लोग जिनमें कोई खास टैलेंट नहीं है, उन्हें पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि थोड़ा कंट्रोल और पावर मिल सके। ये सुन के जोआना उठ के ली के बिल्कुल पास बैठ जाती है। अब वो बहुत फ्रेंडली बन जाती है और अपना फिजिकल चार्म यूज करना शुरू कर देती है, फुल फोर्स। उसने ली के बारे में एक बात नोटिस की थी, उसे एम्बिशियस लोग पसंद है। जितना वो उससे जानती जा रही थी उतना ही उसे लग रहा था ये बंदा एग्जैक्टली उसका टाइप है। वो सजेस्ट करती है, अब से हम दोनों काफी क्लोज हो सकते हैं। जोआना को पूरा यकीन था कि ली ने पहले उससे डोमिनेट सिर्फ स्टेसी के सामने इंप्रेशन के लिए किया था और अब वो स्टेसी की जगह लेना चाहती थी। ली बोलता है, हाँ तुम और मैं काफी सिमिलर है। ये सुन के जोआना के अंदर होप घर जाती है और भाई मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोनों किस करने लग जाते हैं। ली जेन्युइनली मानता था कि दोनों साथ में अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ दिन बाद कैंप के बीच एक स्टेज बनाया जाता है। उस पर खड़ा होता है चश्मे वाला बंदा। वो सबके सामने अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा होता है।
कैंप में सब लोग बात कर रहे थे जोआना के अचानक बदले हुए स्टैंस के बारे में। इसी वजह से चश्मे वाला बंदा आज माफी मांग रहा था। और भाई, कैंप के लोगों को गॉसिप बहुत पसंद था। मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता। उन बेकार लोगों के पास करने को और था क्या। वो इस पूरी सिचुएशन के बारे में र्यूमर्स बना बना के फैला रहे थे। अब सब जानना चाहते थे आखिर स्टेसी में ऐसा क्या स्पेशल है कि इतना ड्रामा हो गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट सब कुछ चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। उसे याद आता है जोआना के साथ हुई उस रात की कॉन्वर्सेशन। उसने उससे परमिशन दी थी कि चश्मे वाले बंदे को हैंडल करे, पर कंडीशन ये थी कि अगर कुछ भी वियर्ड हो तो तुरंत इन्फॉर्म करे। जोआना समझ गई थी ली चाहता था सब कुछ शांति से रिजॉल्व हो, बिना अननेसेसरी नॉइस के, और वो सिचुएशन को ऐसे हैंडल करेगी कि स्टेसी के पास और भी कम ऑप्शंस बचे और वो और ज्यादा ली पे डिपेंड करे। जोआना खुद भी क्यूरियस थी, उस लड़की में ऐसा क्या है, क्योंकि उसे लग रहा था हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके साथ ऑब्सेस्ड है। ये बात ली को अनकंफर्टेबल कर देती है। वो बोलता है मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूं, और ये भी क्लियर कह देता है वो अपने इंटेंशंस शेयर नहीं करेगा। उसका टोन थोड़ा शार्प था और उस मोमेंट पे एज डिफरेंस भी क्लियरली फील होता है। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट को समझ आ चुका था कि जोआना के पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंट्यूशन है। कैंप का एटमॉस्फेयर बदल चुका था और उसके साथ अलायंस बनाना एक स्मार्ट मूव था। इस डिसीजन की एक कॉस्ट थी। उसे कई दिन तक स्टेसी के रोने को सुनना पड़ा। फिर भी उसकी प्रेजेंस की वजह से स्टेसी काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी और ली उससे बेसिक मैजिक भी सिखा रहा था। अपना पर्सोना मेंटेन करते हुए ली बोलता है एक्चुअली मुझे रिलीव्ड फील होना चाहिए कि तुम यहाँ हो। उससे यह भी रियलाइज होता है कि साथ में सीखना किसी के क्लोज आने का बेस्ट तरीका होता है। इंटरेस्ट दिखाते हुए वो पूछता है क्या तुम अभी भी बेसिक मैजिक यूज नहीं कर पा रही? स्टेसी नो बोलती है। तब हमारा प्रोटैगनिस्ट एक उंगली उठाता है। एक सिंपल चैंट के साथ वो छोटी सी आग बना देता है। स्टेसी बिल्कुल एस्टॉनिश्ड रह जाती है। इन दिनों लीड डाकू के साथ भी ट्रेनिंग कर रहा था ताकि दोनों अपनी अपनी क्लासेस को बेटर समझ सकें। वापस स्टेसी के लेसन पे आते हुए वो एक्सप्लेन करता है आग का इमेज विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फायर क्रिएट करने के लिए इमेजिनेशन जरूरी होती है, पर क्योंकि स्टेसी अभी तक प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी, पॉसिबल था कि वो क्लास मिलने के बाद ही मैजिक यूज कर सके। ली उससे बोलता है जल्द ही तुम हमारे साथ हंटिंग पे जाओगी, थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। ये इन्विटेशन स्टेसी को बहुत खुश कर देता है। वो प्रॉमिस करती है मैं पूरी कोशिश करूंगी। तब हमारा प्रोटैगनिस्ट खड़ा हो जाता है और उस दिन का थ्योरेटिकल लेसन खत्म हो जाता है। इसी वक्त स्टेसी बोलती है एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रही। वो बताती है कि रिसेंटली उसका माना इंक्रीज हो गया है। ली बाहर से सरप्राइज एक्ट करता है, पर अंदर से वो जेन्युइनली इंप्रेस्ड था। उसका ग्रोइंग ट्रेजर एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा था। उसे लगता है जल्द ही स्टेसी को क्लास मिल जाएगी और वो देखना चाहता था वो कितनी स्ट्रांग बन सकती है। तब ली अपनी एबिलिटी यूज करता है और अचानक कुछ ऐसा देखता है जो उसे बिल्कुल स्पीचलेस कर देता है। स्टेसी ऑलरेडी मेज बन चुकी थी, शायद इसलिए क्योंकि उसने मैजिक के बेसिक्स समझ लिए थे और उसका ग्रोथ पोटेंशियल ड्रामेटिकली बढ़ गया था। फिर भी हमारा बॉय कंफ्यूज हो जाता है। एग्जैक्टली हुआ क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। स्टेसी उसके चेहरे पे कंफ्यूजन देख लेती है और बोलती है मुझे अभी भी माना यूज करना नहीं आता। ली के लिए ये सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी, झूठ। अब वो सीरियसली सोचने लगता है ये सब कब हुआ। उसके चेहरे पे डिस्कम्फर्ट क्लियरली दिख रहा था, इसलिए वो बोल देता है मैं बस थोड़ा सोच में खो गया था। फिर वो थोड़ा पास आता है और पूछता है क्या तुम्हें माना का कॉन्सेप्ट समझ आता है? स्टेसी बोलती है मैं वही कर रही हूँ जो मुझे सिखाया गया है, पर बहुत मुश्किल लगता है। पर ली उसका स्टेटस जानता था, उसके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो डिसाइड करता है उसे थोड़ा और सिखाया जाए और साथ ही ये समझा जाए वो क्या छुपा रही है। वो सजेस्ट करता है अपनी उंगलियों पे आग इमेजिन करो, और इस बार वो सक्सीड कर जाती है। एक छोटी सी फ्लेम निकलती है। उसकी आंखों में कुछ सेकंड्स के लिए चेंज आता है, फिर फ्लेम गायब हो जाती है। ली और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। स्टेसी अपॉलॉजी करती है बहुत हार्ड है, पर ली को क्लियरली दिख रहा था उसने जानबूझ के फेल किया। फिर वो रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे दोबारा सिखाना। ली बोलता है कल सिखाएंगे। इसी मोमेंट एक और औरत उनके पास आ जाती है। मुझे नहीं पता ये कैरेक्टर फ्यूचर में इंपॉर्टेंट होगी या नहीं, इसलिए मैं इसे डिट्स बोल देता हूँ क्योंकि उसका चेहरा ही थोड़ा डिट्सी सा है। वो पूछती है क्या आपके पास थोड़ा टाइम है? ये लड़की जोआना के साथ कैंप के काम में हेल्प करती थी और क्योंकि जोआना एक एलाय बन चुकी थी, ली को अक्सर इस डिट्स से बात करनी पड़ती थी। अब कोई और काम आ गया था तो ली स्टेसी से गुड बाय बोलता है कल मिलते हैं। ये प्रॉमिस स्टेसी को बहुत खुश कर देता है, पर इस डिट्स को ये इंटरैक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब अकेले में हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या कुछ हुआ है? डिट्स बोलती है कि कोई सीरियस बात नहीं है, पर उसने सुना है कि जल्द ही नेक्स्ट हंटिंग टीम अनाउंस होने वाली है। बहुत इंथ्यूजियाज्म के साथ वो खुद भी उस टीम का हिस्सा बनना चाहती थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत अपनी एबिलिटी यूज की। उसके पास अभी भी कोई क्लास नहीं थी। हाँ, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स इंटरेस्टिंग थे, इसलिए ली ने थोड़ी देर के लिए कंसिडर किया,
पर वो क्लियरली बोल देता है, मैं पहले स्टेसी को ले जाना चाहता हूँ। ये सुन के डिट्स तुरंत बोल पड़ती है, हंटिंग के लिए फाइट करने वाले लोग चाहिए। वो बच्ची से मैं बेटर एडिशन हूँ। क्लियरली उसे लोगों का पोटेंशियल जज करना बिल्कुल नहीं आता था। ली बोलता है, मैं सोचूंगा, पर होप्स ज्यादा मत रखना। कुछ देर बाद जोआना सब कैंप मेंबर्स को इकट्ठा करती है हंटिंग अनाउंसमेंट के लिए। किम तक बात पहुंचाते हुए वो सबका शुक्रिया अदा करता है आना के लिए। इस जगह पे सर्वाइव करना अब और मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए वो उन लोगों को ले जाएंगे जो फाइट सीखना चाहते हैं। ग्रुप के पीछे स्टेसी चुपचाप खड़ी थी। उसके कान तक रूमर्स पहुंच रहे थे कि उससे फेवरेटिज्म मिल रहा है। उसे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और जब भी वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करती, उसका दिल तेज धड़कने लगता। इस जगह पे सिर्फ वही एक इंसान था जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करती थी। उससे झूठ बोलना उसे बुरा लगता था, पर वो सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उसका अटेंशन थोड़ा और मिले, खासकर जब वो दोनों अकेले हों। इसी बीच जब स्टेसी पास से गुजरती है, डिट्स थोड़ी स्टार्टल्ड हो जाती है, चाहे उसने उसे देखा भी ना हो। वो बोलती है, स्टेसी बहुत वियर्ड है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरह वो ली के पास जाती है। स्टेसी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर डिट्स उसे काट देती है। उसका चेहरा ही स्टूपिड सा लगता है, प्योर इडियट टाइप। सिर्फ देख के ही वो बोल देती है, तू ली को पसंद करती है। ये बात स्टेसी को बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है, पर भाई ये बात तो जमीन के पत्थरों को भी पता थी। लोगों को तो छोड़ो ही, स्टेसी के दिमाग में घुसने के लिए वो क्लूलेस लड़की पूछती है, क्या तुझे सच में लगता है ली तुझे केयर करता है? वो बोलती है, तू हंटिंग टीम में बस लक से जा रही है, और अगर तू सोच रही है कि ली के साथ कोई रिलेशनशिप बनेगी तो तू डिल्यूजनल है। उसके वर्ड्स और ज्यादा हार्श हो जाते हैं, तू सिर्फ एक स्टूपिड ब्रैट है। डिट्स फिर ज्ञान देने लगती है, बोलती है उसे लोगों को पढ़ना आता है। उसके हिसाब से ली जैसे लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं करते और यूजलेस लोगों को आसानी से डिस्कार्ड कर देते हैं। तुम जैसे लोग जल्द ही फेंक दिए जाते हो। ली भी एक दिन तुमसे बोर हो जाएगा। स्टेसी कोशिश करती है इन बातों पे यकीन न करे, पर डिट्स का साइकोलॉजिकल अटैक बहुत इफेक्टिव होता है। वो इंसिस्ट करती है तो बिल्कुल यूजलेस टूल की तरह डिस्कार्ड हो जाएगी, और वो कॉन्फिडेंट है ये पहले भी स्टेसी के साथ हो चुका है। तुम जैसे इनइफेक्टिव लोग पहले भी कई बार साइड में फेंके गए होंगे। ये सुन के स्टेसी को अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है। वो अपनी बड़ी बहनों पे डिपेंड करती थी, जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नफरत करती थी। डिट्स बोलती है, जल्द ही ली तुझे अटेंशन देना बंद कर देगा, और खुद को बेटर दिखाते हुए कहती है, मैं ज्यादा यूजफुल हूँ क्योंकि मैं इतनी स्टूपिड नहीं जितनी तुम। इसी बीच अनाउंसमेंट होता है। स्टेसी और डिट्स दोनों के नाम हंटिंग टीम के लिए अनाउंस हो जाते हैं। डिट्स खुशी से पागल हो जाती है। उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी थी। वो स्टेसी को वार्निंग देती है, मेरे रास्ते में मत आना, तू सिर्फ दूसरों को ड्रैग करती है, और वहां से चल जाती है। पीछे छोड़ जाती है पूरी तरह से टूटी हुई स्टेसी को। सच में इस लड़की का दिमाग खुली हुई खिड़की जैसा है, कोई भी बुरी नियत वाला आसानी से घुस जाता है। वो चीजों को बहुत इजी बना देती है। अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज बची थी, ये होप कि हमारा प्रोटैगनिस्ट वैसा इंसान नहीं है। पुअर गर्ल। हाँ, यान ने प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ में हंट करेंगे और साथ में ट्रेनिंग भी करेंगे। स्टेसी को ऐसी अटेंशन मिलना बहुत अच्छा लगता था। वो धीरे धीरे हमारे प्रोटैगनिस्ट को अपनी फैमिली का हिस्सा मानने लगी थी। उसने ये भी मान लिया था कि शायद वो थोड़ी स्टूपिड है और सीखने में स्लो है, पर एक चीज पर वो बिल्कुल श्योर थी, हमारा प्रोटैगनिस्ट एक वंडरफुल इंसान है जो जेन्युइनली उसकी केयर करता है। और फिर भी डिट्स सिर्फ गंदी बातें बोलने उसके पास आई थी। स्टेसी डेस्परेटली होप कर रही थी कि हमारा बॉय इस पॉइजन से इन्फ्लुएंस ना हो। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे डिस्कार्ड कर दिया जाए, पर इंट्रूसिव थॉट्स के आगे हार के स्टेसी का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगने लगा कि इसी वक्त डिट्स हमारे प्रोटैगनिस्ट के दिमाग को पॉइजन कर रही है। ये सोच उसे बिल्कुल फ्रैंटिक बना देती है। उसे जेन्युइनली लगने लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी बन रही है। वो आवाजें सुनने लगती है। सब कुछ बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी हेलुसिनेशन पीक पे पहुंच जाती है। उस इमेजिनेशन में हमारा प्रोटैगनिस्ट अब उसे वैसी नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि सिर्फ एक बर्डन के रूप में देखता है। थोड़ी देर पहले किम सबसे माफी मांगता है कि सबको अचानक इकट्ठा कर लिया, पर सब जानते थे पानी और खाना ढूंढना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए कैंप के लोगों को ट्रेनिंग देना जरूरी हो गया था। इसके लिए किम हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो सबको कुछ दिखाए। ली सबके सामने बताता है कि वो आग बना सकता है। कुछ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। हमारे बॉय एक्सप्लेन करता है ये जगह अर्थ जैसी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे वो सब एक गेम के अंदर हैं, और यहाँ उसकी क्लास मेज है। वो मानता है कि वो अभी बिगिनर है और अभी भी एक नॉर्मल इंसान ही है जैसे बाकी सब। शुरू में वो भी मॉन्स्टर्स से डरता था, पर अब सब कुछ बदल चुका है। जो फाइट करते हैं वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, पर उसके लिए चॉइस लेना पड़ता है, क्योंकि पूरा ग्रुप तभी सरवाइव करेगा जब सब ग्रो करेंगे। स्पीच के बाद कैंप के लोग काफी मोटिवेटेड फील करते हैं। वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। किम को सबका रिस्पॉन्स पसंद आता है।
इवन डाकू भी एक्साइटेड लग रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 लोग चूज किए जाते हैं, पहली स्टेसी और दूसरी डिट्स। जैसे ही डिट्स स्टेज पे चढ़ती है वो सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास चली जाती है। दोनों हाथ मिलाते हैं फ्रेंडली वे में। हमारा प्रोटैगनिस्ट झुक के उसके कान में कुछ विस्पर करता है। उसे पता था कि कुछ ही मिनट पहले उसने स्टेसी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की थी और ये बात डिट्स को अंदर से हिला देती है। ली बोलता है ये सिर्फ एक वार्निंग है और ये यहीं तक रहेगी। दोबारा स्टेसी के साथ मैस किया तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। फर्म टोन में वो पूछता है, समझ आया? डरी हुई लड़की हाँ बोलती है। बिल्कुल क्लियर था। ये जवाब ली को पसंद आता है। उसे लगता है उसने एक बड़ा इशू सॉल्व कर दिया है। अब उसे स्टेसी के और करीब जाना था और फिलहाल ये काफी इजी लग रहा था, पर उसे लगता है किम ने कुछ नोटिस कर लिया है। ली अचानक नोटिस करता है स्टेसी अभी तक स्टेज पे नहीं आई। वो सबसे अलग खड़ी है, अलोन। उसकी आंखों में गहरी और डार्क सी नजर थी। जैसे ही ली ये देखता है वो सीरियसली वरी करने लगता है। उसे समझ नहीं आता ये सब कब हुआ। सीन इतना इंटेंस लग रहा था कि उसे लगता है शायद ये सिर्फ इल्यूजन हो। उसे पसीना आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। डाकू नोटिस करता है और पूछता है तो ठीक है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। डाकू उसे एनकरेज करता है, कल हंटिंग एक्सपीडिशन है, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इसी मोमेंट स्टेसी को एक छोटा सा मौका मिलता है। वो ली की आंखों में देखती है और तुरंत उसे बेटर फील होने लगता है। ली भी उसे वेव करता है, पर वो फीलिंग जाती नहीं। कुछ तो गलत है। स्टेज पे उसके पास ही डिट्स खड़ी थी और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसे हमारे प्रोटैगनिस्ट ने इंटिमिडेट किया। जो उसने पहले किया था उसकी वजह से अब वो ली की ब्लैकलिस्ट में आ चुकी थी और उसे पता था उसकी सिचुएशन अब और भी खराब हो चुकी है। डिट्स काफी टाइम से जोआना की चमचगिरी कर रही थी सिर्फ इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, और अब उसे लग रहा था कि ये सब उल्टा पड़ सकता है। इसी सोच में थी कि जोआना खुद उसके पास आ जाती है। वो बोलती है कल की एक्सपीडिशन में अच्छा परफॉर्म करना और हमारे प्रोटैगनिस्ट का भी ध्यान रखना। पर डिट्स को ऐसा फील होता है जैसे उसे ट्रेनिंग पे लगाया जा रहा हो, जैसे कोई पेट हो, और वो इस तरह के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करना चाहती थी। जोआना उसे याद दिलाती है तुम वैसे ही इंसान हो, प्रोटेक्शन के लिए लोगों की तारीफ करने वाली। उसके हिसाब से स्किल्ड लोगों के पास रहना गलत नहीं है, खासकर सर्वाइवल के लिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि डिट्स ने शुरू होने से पहले ही सब बिगाड़ दिया था। अब वो दूर से हमारे प्रोटैगनिस्ट को घूर रही थी, सोच रही थी उसके पास कैसे जाया जाए। इतने कम टाइम में ली ने कैंप में जोआना से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस बना लिया था। उसे इग्नोर करना अब बिल्कुल ऑप्शन नहीं था। अब डिट्स को लगने लगा कि उसका फ्यूचर डेंजर में है और शायद जल्द ही वो इडियट स्टेसी के पैरों तले कुचली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। डर के मारे डिट्स समझ जाती है अब एक्शन लेना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो उसे हमारे प्रोटैगनिस्ट के करीब आना ही पड़ेगा। अगली सुबह सब लोग एक्सपीडिशन के लिए रेडी थे। किम और डाकू ग्रुप के फ्रंट में थे, जबकि बाकी लोग पीछे से सपोर्ट देने वाले थे। नए लोगों को देख के किम उन्हें वार्न करता है, केयरफुल रहना, ये तुम्हारी पहली हंटिंग है। वो कॉम्बैट इंस्ट्रक्शंस देता है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टेसी को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो समझने की कोशिश कर रहा था कल जो हुआ क्या वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी या कोई इंपॉर्टेंट चीज उससे मिस हो गई है। थोड़ी देर बाद स्टेसी को फील होता है कि उसे देखा जा रहा है। वो पलट के ली को देखती है और एक बहुत अनसेटलिंग स्माइल देती है। ली अंदर से हिल जाता है। अब वो डिसाइड करता है स्टेसी को और ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करेगा। इसी बीच डिट्स भी ली को देख रही थी, ये फिगर आउट करने में कि खुद को सेफ कैसे रखे। इंस्ट्रक्शंस खत्म होते ही किम सबको मूव करने का ऑर्डर देता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक्सपीडिशन इतनी टेरिफाइंग होने वाली है। कुछ ही देर में कई क्रीचर्स ग्रुप की तरफ बढ़ने लगते हैं। बदलक उनका ये था कि किम स्वॉर्ड के साथ मॉन्स्टर है। उसके मूवमेंट्स ब्रूटल और प्रिसाइज थे। ग्रुप अच्छी तरह से अटैक्स हैंडल कर रहा था, पर नए 2 लोग बिल्कुल डर से जम गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। हमारे प्रोटैगनिस्ट खुद अपने हाथों से जान ले रहा था। ये सीन देख के डिट्स और ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाती है, जबकि स्टेसी का एडमिरेशन ली के लिए और बढ़ जाता है। आखिरकार एरिया लाशों से भर जाता है। डाकू बोलता है आज तो सिर्फ वीक मॉन्स्टर्स मिले, पर किम का फेस सीरियस हो जाता है। वो बोलता है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, सब अलर्ट रहो। तभी कोई चिल्लाता है, डाकू लेफ्ट साइड एक बड़ा क्रीचर उनकी तरफ आ रहा था और वो बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था। डाकू तुरंत अपना शील्ड उठाता है। उसका डिफेंस ही उसका अटैक था। उसका पूरा बॉडी ब्रूटल एनर्जी से भरा हुआ था। नई स्ट्रेंथ के साथ वो उस जायंट क्रीचर को पीछे ढकेल देता है। बीस्ट गुस्से से गरजता है। लगता है इसका लिवर भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जोर लगाते हुए डाकू चिल्लाता है, फिनिश इट, मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट तुरंत डिट्स से कहता है, मौका है, अभी स्पीयर यूज करो। पर डिट्स के लिए ये सब बहुत ओवरवेलमिंग था। उसे नहीं पता था वो कर भी पाएगी या नहीं। जितना वो क्रीचर को देखती उतना ही डर उसके दिल में बढ़ता जाता। उसकी दहाड़ सुनते ही वो फ्रीज हो जाती है। ली को समझ आ जाता है ये लड़की बातें ज्यादा, एक्शन कम, तो अब रियलिटी चेक देना जरूरी था।
वो तुरंत उसके कांपते हुए हाथ पे अपना हाथ रख देता है। फर्म आवाज में बोलता है, अगर ऐसे ही बिहेव किया तो तू यहीं मर जाएगी, ये बात अभी समझ ले। उसके पीछे खड़े होकर ली उसके मूवमेंट्स गाइड करता है, स्पीयर कैसे पकड़ना है, कैसे थ्रस्ट करना है। आखिरकार डिट्स अटैक कर पाती है और स्पीयर सीधा क्रीचर के चेस्ट में बस जाता है। मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था। डिट्स अपना कंट्रोल लूज नहीं कर सकती थी। खून स्पीयर से बह रहा था और उसके हाथों को पूरी तरह भिगो चुका था। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उससे बोला, इसे ऐसे सोचो जैसे मीट काट रही हो। पर डिट्स के लिए अब ये क्लियर हो चुका था, ये बंदा पूरा पागल है। जब तक वो मॉन्स्टर की जान खींच के निकालते रहे, वो एक और गुस्से भरी दहाड़ निकालता है और फिर उसका बॉडी धड़ से जमीन पे गिर जाता है, बिल्कुल लाइफलेस। इतना इंटेंस मोमेंट खत्म होते ही डिट्स भी जमीन पे गिर पड़ती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कितना ओवरवेलमिंग था। उसके कंपेनियंस बस चुपचाप देखते रहे। इस तरह के मोमेंट के लिए कोई वर्ड्स होते ही नहीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस मौके का यूज करता है और उससे क्लियरली बोल देता है, ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने तुम्हारी मदद की। हंटिंग के टाइम तुम किसी से एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हें बचाएगा। तुम लकी हो कि ये सिर्फ ट्रेनिंग थी। अगली बार तुम्हें खुद सर्वाइव करना सीखना होगा। ये सुन के डिट्स का वो पुराना बिलीफ कि हमारा प्रोटैगनिस्ट यूजलेस लोगों को डिस्कार्ड कर देता है, उसे अंदर से खाने लगता है। अगर उसने अपनी सिचुएशन फिक्स नहीं की तो शायद अगला हंट कैंप तक वापस भी ना पहुंच पाए। पर तभी वो कंप्लीटली ऑफ गार्ड हो जाती है जब हमारा बॉय एक कॉम्प्लीमेंट दे देता है। वो बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इतनी सारी कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग्स, डर, रिलीफ, गिल्ट, शॉक सब मिक्स हो जाती हैं। एक पल के लिए वो अपना डर भूल जाती है और बस उस पर इरिटेट हो जाती है। दूर से स्टेसी उन दोनों की क्लोजनेस को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पे एंग्जाइटी और पॉसिबल मैडनेस के साइंस दिख रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगता है, सब लोग कैंप फायर बनाने का डिसीजन लेते हैं। रात भर के लिए रोटेटिंग वॉच शिफ्ट सेट की जाती है। नेक्स्ट शिफ्ट डाकू की होती है, इसलिए किम उठ के उसे जगाता है। बेचारा डाकू उठने में काफी टाइम लेता है। उसके लिए उठना जैसे दोबारा किसी ट्रॉमा में घुसना हो। जब डाकू आग के पास आता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी जाग रहा होता है। आज का दिन उसके लिए बहुत ज्यादा टेंस था। इतना थकने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स घूम रहे थे। हंट के खत्म होने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब कौन सा रास्ता चूज करे ताकि जिंदा रह सके। सब कुछ इस वक्त एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग था। उसे नहीं पता ये कौन सा कॉन्टिनेंट है और शुरू में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसका असली मतलब क्या था। इस जगह कैसे पहुंच गया ये सोचना भी एब्सर्ड लग रहा था। उसे ये भी नहीं पता जो कुछ पीछे छोड़ आया था उसका क्या हुआ। क्योंकि वो एक रिग्रेसर के करीब था, वो सोचता है शायद किम के पास ज्यादा आंसर्स हों। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट ये जानना चाहता था कि असल में कौन है और उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस लाइफ में वापस आने पर मजबूर किया। आखिरकार वो आंखें बंद कर पाता है, पर रात के बीच वो फिर से उठ जाता है, बिल्कुल डिसोरिएंटेड। उसे नहीं पता कितना टाइम हो चुका है। आंखें अभी भी हैवी हैं और तब उसकी नजर पड़ती है। स्टेसी डिट्स के पास आ चुकी थी। हमारे बॉय का ध्यान तुरंत वहां चला जाता है। एक बार फिर वो स्टेसी के चेहरे पे वही डार्क अनसेटलिंग एक्सप्रेशन देखता है। दूसरी बार ये देख के वो अंदर से डर जाता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं कि स्टेसी क्या प्लान कर रही हो सकती है, पर थकान की वजह से वो खुद को समझाता है शायद ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है। वो चाहता है जो उसने देखा उसे भूल जाए। उसे पूरा यकीन है स्टेसी एक अच्छी लड़की है और वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। पर फिर अनएक्सपेक्टेडली वो उसके पास आ जाती है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट दोबारा सोने की कोशिश कर रहा होता है, स्टेसी उसे ऐसे देख रही होती है जैसे वो पूरी तरह डिप्रेव्ड हो। वो धीरे से अपनी उंगलियां उसके बालों में फिरने लगती है और नोटिस करती है सोते हुए वो और भी ज्यादा एडोरेबल लगता है। पॉजेसिव और ट्विस्टेड थॉट्स उसके दिमाग को पूरी तरह भर चुके थे। वो उसके बारे में लगातार सोच रही थी, खुद से इंसिस्ट करते हुए, मैं किसी को भी उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगी। अगली सुबह हमारा प्रोटैगनिस्ट काफी थका हुआ उठता है। किम नोटिस करता है कि उसका कंपेनियन प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं ले पाया, पर ली बोल देता है मैं ठीक हूँ। पर टीम के अंदर कुछ और भी था जो उसका ध्यान खींच रहा था। सरफेस पे स्टेसी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, पर पिछले दिन वाली फीलिंग अभी भी उसके दिमाग में भूत बन के घूम रही थी। उधर डिट्स भी काफी डीप थॉट में थी। तब ली को रियलाइज होता है शायद उसने दूसरी लड़की के करीब जाके स्टेसी को जेलस कर दिया। सब लोग इकट्ठा होते हैं और किम अनाउंस करता है आज वो लोग और डीप एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना जितना सब हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद वापस रेस्ट एरिया। ग्रुप को ये प्लान पसंद आता है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत कॉशियस था। लग रहा था जैसे सिर्फ वही एक इंसान है जो इस टिकिंग टाइम बॉम्ब को फील कर रहा हो। चलते हुए वो डिट्स पे नजर रखता है। एक मोमेंट पे वो जानबूझ के उसके पांव के पास किक करता है और वो लड़की लड़खड़ा जाती है। गिरने से पहले ही ली उसे पकड़ लेता है और कामली बोलता है थोड़ा संभल के चलो। वो लड़की हाँ बोलती है, पर उसे ली का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। सच ये था ली ने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया था। पीछे मुड़ के देखते हुए उसे स्टेसी के दिल से निकलती हुई मॉन्स्ट्रस जेलसी की ऑरा फील होती है। भगवान जाने हमारा बंदा खुद भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था।
कभी कभी एक जेलस और क्लिंगी लड़की बंदे को सीधा लाइन पे ले आती है। उस ऑमिनस ऑरा को फील करते ही ली अंदर से डर जाता है। उसका हाइपोथेसिस कंफर्म हो चुका था। स्टेसी उससे लेके जल रही थी। प्रॉब्लम ये थी, ये रिजल्ट वो कभी नहीं चाहता था। उसका प्लान सिर्फ भाई बहन जैसा बॉन्ड बनाने का था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उसका प्लान कहाँ बिगड़ गया, और ये सब डिट्स ऑब्जर्व कर रही थी। ज्यादा परसेप्शन दिखाते हुए वो समझ जाती है कि उसे यूज किया गया है, और अब वो डिसाइड करती है वो ग्रुप में खुद को बी लिटिल होने नहीं देगी। थोड़ी ही देर में वो एक काफी डार्क एरिया में पहुंच जाते हैं, जो क्लियरली ज्यादा डेंजरस लग रहा था। हमारे प्रोटैगनिस्ट को अप्रोचिंग साउंड सुनाई देने लगते हैं। शायद अगले कॉर्नर के बाद कोई डेंजर हो। किम बोलता है उसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रही हैं, मतलब वो काफी पास आ चुके हैं। वो थोड़ा वरिड हो जाता है, उसे एक प्रेजेंस फील होती है। डाकू पूछता है क्या मॉन्स्टर्स हैं? किम बोलता है एक वीक मैजिकल पावर फील हो रही है, शायद अटैक आने वाला है, पर इन्फो बहुत वेग है। शील्ड हाथ में लेके डाकू आगे बढ़ता है देखने के लिए आखिर सामने क्या है, और फिर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उनके सामने एक बड़ी स्टेयरकेस होती है, वो नीचे जा रही थी अंडरग्राउंड फ्लोर की तरफ। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। किम ध्यान से ऑब्जर्व करता है और बोलता है हो सकता है नीचे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छुपा हो। हमारे प्रोटैगनिस्ट को किम का कंपोज्ड नेचर पसंद आता है, और वो डिसाइड करता है हर चीज पे नजदीकी से नजर रखेगा। किम बोलता है हम ऑलमोस्ट ट्यूटोरियल डंजन तक पहुंच चुके हैं, अब उन्हें स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। डाकू बोलता है बस एनिमीज ढूंढते हैं और मार देते हैं। किम को ये आइडिया पसंद आता है, पर वो कहता है बेटर होगा अगले एक्सपेडिशन में वापस आएं, ये उनकी लिमिट होगी आज के लिए। तभी किम को रियलाइज होता है उन्हें जल्दी डिसीजन लेना होगा। कॉरिडोर के दूसरे एंड से मॉन्स्टर्स आ रहे थे। नए लोग बिल्कुल डर जाते हैं। उधर डिट्स सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने की तैयारी कर रही थी। सिर्फ 3 मॉन्स्टर्स थे। प्लान सिंपल था, किम एक लेगा, हमारा प्रोटैगनिस्ट एक और डाकू तीसरा। गर्ल्स बस ऑब्जर्व करेंगी। प्लान सेट होते ही सब अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं, और डाकू अपना शील्ड पूरी ताकत से फेंकता है जो सीधा मॉन्स्टर के चेस्ट पे लगता है। बाकी के 2 मॉन्स्टर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तुरंत काउंटर अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं। अपनी इनसेन स्ट्रेंथ के साथ डाकू अकेला ही 2 मॉन्स्टर्स को रोक लेता है। उधर हमारा प्रोटैगनिस्ट स्पेल कास्ट करना शुरू करता है। आग का एक बड़ा सा मास शेप लेने लगता है। फिर वो अपने डेजिग्नेटेड टारगेट पे डेडली अटैक अनलीश करता है, और किम जैसे हमेशा होता है पीछे से अपने ओपोनेंट को प्रिसाइज और लीथल स्ट्राइक से ओवरवेल्म कर देता है। अब सिर्फ एक मॉन्स्टर जिंदा बचता है। डाकू पहले ही उसे अपनी शील्ड से पीछे धकेल रहा होता है। लास्ट एनिमी देख के किम तुरंत लड़कियों को आगे आने के लिए बोलता है। अपना नाम सुन के स्टेसी कंफ्यूज हो जाती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट पीछे देखता है, डिट्स वहां नहीं होती। स्टेसी बोलती है अभी सेकंड्स पहले वो मेरे बिल्कुल पीछे थी, पर अब वो गायब हो चुकी थी। किम थोड़ा कंसर्न हो जाता है और बोलता है उसे ढूंढना चाहिए, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट मना करता है। मिशन पे फोकस रखो, वो खुद आ जाएगी। और तभी किसी ने मॉन्स्टर के सर पे अटैक कर दिया। ये अटैक किसी असाइंड बंदे का नहीं था, और फोर्स भी इतनी नहीं थी कि मॉन्स्टर को मार सके, बस उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। इसका सबसे पहला नुकसान डाकू को होता है। मॉन्स्टर उसे किक मार के दूर फेंक देता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट का ध्यान तुरंत अपने दोस्त की तरफ जाता है, और इसी बीच वो खुद भी लगभग मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। आखिरी सेकंड पे किम आ जाता है और सीधा मॉन्स्टर का सर अलग कर देता है। फाइनली डेंजर खत्म, पर तुरंत बाद एक तेज स्क्रीम गूंजती है। ये डिट्स होती है जो सबसे माफी मांग रही होती है। वो बोलती है मैं फॉलो करते हुए गिर गई थी और जो हुआ उससे शॉक हो गई। अजीब बात ये थी कि उसे देख के सब लोग चुप हो जाते हैं। वो इंसिस्ट करती है मैं बस मदद करना चाहती थी, पर मुझे स्पीयर फेंकना नहीं आता। ये सुन के हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों में प्योर टेरर आ जाता है। इस लड़की की स्टुपिडिटी की वजह से उसकी स्क्रीम और मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करने वाली थी। सिचुएशन कितनी डेंजरस हो चुकी है ये सब समझ जाते हैं। अब एक ही ऑप्शन था, तुरंत रिट्रीट। कंफ्यूजन के बीच स्टेसी को डेंजर फील होता है। वो बस खड़ी रहती है, अपने कंपेनियंस को पैनिक करते हुए देखती हुई। सच ये था डिट्स ने सब जानबूझ के किया था। वो ग्रुप को सैबोटाज करना चाहती थी। उसे नफरत थी इस बात से कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कैंप का किंग बन के बिहेव कर रहा है। अब उसकी वजह से ली खुद भी पीछे रह सकता था और शायद जिंदा भी ना बचे। जैसे ही सब भागने लगते हैं, ली स्टेसी को चिल्लाता है जल्दी करो, पर लड़की अपने ही थॉट्स में खोई हुई थी। सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट सबको जल्दी मूव करने के लिए बोलता है। सामने से कई मॉन्स्टर सीधे उनकी तरफ आ रहे थे। डेंजर सेंस होते ही किम डिसाइड करता है कौन बेट बनेगा और कौन शेल्टर की तरफ भागेगा। इसी मोमेंट पे ली नोटिस करता है स्टेसी बहुत अजीब तरह से एपैथेटिक लग रही है। एक्चुअली दोनों लड़कियां बस खड़ी हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। ली उन्हें चिल्लाता है रन करो, फिर भी स्टेसी अर्जेंसी समझ ही नहीं पाती। और तभी वो देखती है डिट्स उसकी तरफ जानबूझ के स्मर्क कर रही है।
आखिरकार सब लोग भागना शुरू कर देते हैं, जबकि ग्रेट सोर्ड्समैन पीछे रुकते हैं ताकि बाकी सब सेफ निकल सकें। हमारे प्रोटैगनिस्ट को अभी से अफसोस होने लगता है, डिट्स को लाना गलती थी, वो सच में बिल्कुल यूजलेस निकली, पर डाकू और स्टेसी की वजह से अभी भी उनके पास सरवाइव करने का चांस था। थोड़ा पीछे रह जाने पर ली डिसाइड करता है कि सिचुएशन को काम करने के लिए अपनी आग का यूज करे। इसके लिए उसे बहुत इंटेंस कंसंट्रेशन चाहिए थी। डाकू हर छोटी मूवमेंट पे इंप्रेस हो रहा था। आखिरकार फायरबॉल रेडी हो जाता है। ली उसे आगे बढ़ते मॉन्स्टर्स की तरफ लॉन्च कर देता है। ब्लास्ट एक मॉन्स्टर को पूरी तरह से खा जाता है। परफेक्ट हिट। डाकू जोर से तारीफ करता है और तब उन्हें रियलाइज होता है वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। दोनों लड़कियां कहीं दिख नहीं रही थीं। ये देखते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर से टेंशन में आ जाता है। जहां उन्हें होना चाहिए था वहां कोई भी नहीं था। खुद को उनके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हुए वो सोचने लगता है, आखिर ये दोनों बेवकूफ कहाँ जा सकती हैं। कम से कम फिलहाल का थ्रेट पास हो चुका था। अब उन्हें कामली सोचना था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। पर जो चीज ली को सबसे ज्यादा डरा रही थी वो थी स्टेसी की सिचुएशन। वो आखिरी इंसान थी जिसे वहां लॉस्ट हो जाना चाहिए था। ली सजेस्ट करता है, चलो स्टेप्स रिट्रेस करते हैं, शायद लड़कियां मिल जाएं। उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं था कि सेपरेशन कहाँ हुई थी, पर डाकू को याद था अटैक से जस्ट पहले सब साथ ही थे। चीजें और भी अजीब होती जा रही थीं। डाकू थोड़ा स्लो हो सकता है, पर दो लोगों का एक साथ गायब हो जाना नॉर्मल नहीं था। कुछ न कुछ डेफिनेटली गलत हुआ था। पिछली रात वाली स्टेसी की वो सिनिस्टर इमेज याद आते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट जेन्युइनली एंग्शियस हो जाता है। उस कॉरिडोर में वो डार्क एनर्जी को मैनिफेस्ट होते हुए देखता है। ये सीन उसे अंदर तक हिला देता है। वो डाकू को चिल्लाता है, तुम आगे बढ़ते रहो, मैं इस कॉरिडोर में जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उसी ने वो एनर्जी देखी हो। ट्रेल फॉलो करते हुए वो मन ही मन दुआ करता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच ना हो। उधर उस जगह में डिट्स बिल्कुल अकेली थी। उसे लगा था वो काफी दूर आ चुकी है सब कुछ हका देने के लिए। रास्ता याद रखना काम आ गया था, पर एक प्रॉब्लम थी, स्टेसी भी उसके साथ थी। स्टेसी को लगता था कि डिट्स ने जानबूझ के पीछे रहने का नाटक किया ताकि हमारे प्रोटैगनिस्ट की जान डेंजर में पड़े। जैसे ही डिट्स ने स्टेसी की आवाज सुनी वो पैनिक कर जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उससे फॉलो कैसे किया गया, और तब उसे रियलाइज होता है वो किसी एनर्जी सेल के अंदर फंस चुकी है। ये मैजिक था। वो डेस्परेट होके माफी मांगना शुरू कर देती है, पर स्टेसी बोलती है, अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। डरी हुई डिट्स पूछती है, ये सब क्या हो रहा है। स्टेसी उसे इग्नोर करते हुए ब्लेड ऑफ विंड यूज करती है। पहले पल में डिट्स को यकीन ही नहीं होता, फिर उसे समझ आता है उसके बॉडी में अब उतनी लेग्स नहीं बची जितनी पहले थीं। दर्द बयान से बाहर था। डिट्स जमीन पे घिसते हुए आगे बढ़ने लगती है। वो मदद के लिए डेस्परेटली भीख मांगती है, पर स्टेसी बोलती है, अब कोई फायदा नहीं। उस एरिया की आवाज कंप्लीटली ब्लॉक हो चुकी थी। ना कोई इंसान, ना कोई मॉन्स्टर, कोई भी उसकी चीख नहीं सुन सकता था। टूटी हुई आवाज में डिट्स पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी इंट्यूशन सही थी, मुझे इस एक्स्ट्रा का नाम जानने की जरूरत ही नहीं थी। अब जब वो फर्टिलाइजर बनने वाली थी, वो अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती है, पर ये सब स्टेसी को और भी इरिटेट कर देता है, क्योंकि डिट्स बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी। स्टेसी बोलती है, पहले तुम्हें चुप कराना पड़ेगा। जैसे ही डिट्स चीखने लगती है, उसके होठों के सामने कुछ फॉर्म हो जाता है और वो बोल ही नहीं पाती। स्टेसी सच में पूरी तरह अनहिंज्ड होने की स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रही थी। अब वो अपना सैडिज्म खुल के निकाल रही थी। वो पूछती है, दर्द हो रहा है, अब मैं तुम्हें रियल सफरिंग दिखाऊंगी। स्टेसी बोलती है, मैं किसी को भी उसे मुझसे छीनने नहीं दूंगी, और अगर ऐसा है तो तुम्हारा जिंदा रहना बहुत डेंजरस होगा, इसलिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। वो डिट्स से माफी मांगती है, जो अब होने वाला है उसके लिए। फिर वो दोबारा विंड मैजिक यूज करने वाली होती है। डिट्स लास्ट टाइम किसी को बचाने के लिए पुकार लगाती है, पर कोई नहीं आता। उसका बॉडी चीर दिया जाता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट वहां पहुंचता है। उसे रिलीफ होता है कि स्टेसी सेफ है, पर अभी तक उसकी नजर उड़ते हुए बॉडी पार्ट्स के नहीं पड़ी थी। स्टेसी को ली पसंद था, पर उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो उस मोमेंट पे उसे ढूंढ लेगा। और तब ली को सब समझ आ जाता है। वो स्टेसी को देखता है, खून से लथपथ और आसपास इंसानी लिम्स बिखरे हुए। अब सब लोग उस एक्सट्रीमली कियोटिक सिचुएशन में इकट्ठा हो चुके थे। भगवान जाने डिट्स का सिर्फ एक हाथ गया था, वो अभी भी जिंदा थी। पुअर थिंग। हमारे प्रोटैगनिस्ट को पहले से ही अंदेशा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। वो वर्स्ट आउटकम रोकना चाहता था, पर लगता है वो फेल हो गया। इस सब भयानक था। ली पूरी तरह से डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था भागे या प्रिटेंड करे कि उसने कुछ देखा ही नहीं। पर उसने एक तीसरा रास्ता चूज किया। उसने अपना स्पीयर जमीन पे गिरा दिया और धीरे धीरे स्टेसी की तरफ चल पड़ा, जो अभी भी थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। उसने पूछा, तुम ठीक हो? फिर सीधा सवाल, डिट्स के साथ क्या हुआ? उसका एक हाथ और एक पैर गायब था। कुछ तो जरूर हुआ था। अब सब कुछ स्टेसी के जवाब पे डिपेंड करता था। स्टेसी बिना हिचकिचाहट के बोल देती है,
मैंने कुछ भी नहीं किया। वो कहती है, सब याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली मैं मेन ग्रुप से अलग थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं डिट्स के साथ थी, या जो भी उसका बचा हुआ हिस्सा था। ये सुन के हमारे प्रोटैगनिस्ट को रिलीफ मिलता है। स्टेसी को कुछ नहीं हुआ, ये जान के वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। स्टेसी उसे गले लगा लेती है, पर यह हग मैनिपुलेटिव और कैलकुलेटेड था। उसकी नजर साथ साथ डिट्स के बिखरे हुए बॉडी पे भी जाती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट एक बड़ी सी स्माइल देता है। उसे लगता है स्टेसी ने सही चॉइस ली है। उधर डिट्स अपनी इंजरीज की वजह से बेहोश होने के करीब थी। उसके चेहरे पे गुस्सा था इस पूरे सीन को देख के। जैसे ही उसके आखिरी पल हो, वो दोनों को कर्ज करती है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को और अपनी एग्जीक्यूशनर को। फिर थकान के आगे हार के वो फेड हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अज्यूम करता है शायद डिट्स ने किसी डंजन ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया था। आखिर ये जगह डेंजरस थी। वो बोलता है, यहाँ बहुत संभल के रहना पड़ेगा। ये एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम को नीटली सॉल्व कर देती है, पर एक चीज इस स्टोरी को डिफेंड करना मुश्किल बना रही थी, उसके बॉडी पे परफेक्ट कट्स। किम शायद सच समझ जाए, फिर भी इस वक्त यही बेस्ट एक्सप्लेनेशन थी। अब जब डिट्स इस दुनिया से जा चुकी थी, बचा हुआ सबूत मिटाने के लिए हमारे प्रोटैगनिस्ट ने दोबारा अपनी फ्लेम समन की और जो भी उसका बचा था सब कंप्लीटली जला दिया। ली स्टेसी से कहता है, बॉडी को कैंप तक ले जाना बेटर होता, पर ये डेंजरस होता। इस हालत में उसे डंजन में छोड़ना भी सही नहीं था। यही कम से कम उसकी मेमोरी के लिए कर सकते थे। ये बस सही चीज थी। भगवान जाने स्टेसी इस जेस्चर से पूरी तरह मूव हो जाती है। सच में ये पूरी स्टोरी डीजेनरेट से भरी हुई लग रही थी। जब स्टेसी हल्की सी स्माइल देती है, ली सोचता है सिर्फ वो ही मॉन्स्टर नहीं बन रही, वो खुद भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। इतना सब होने के बाद वो आखिरकार दाकू के पास वापस पहुंचते हैं। दाकू क्लियरली वरिड था और तुरंत नोटिस करता है कि डिट्स साथ में नहीं है। ली सिर्फ अपना सर हिला देता है, एक साइलेंट नो। दाकू कभी कभी बेवकूफ हो सकता है, पर वो समझ जाता है इसका मतलब क्या है। ली पूछता है, यहाँ के मॉन्स्टर्स का क्या हुआ? दाकू बोलता है, कोई नहीं आया, शायद किम ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। ये सुन के हमारे प्रोटैगनिस्ट को रिलीफ मिलता है, क्योंकि किम अभी भी दूर था। ली बोलता है, कैंप वापस चलते हैं, पर तभी उसे लगता है जैसे उसका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया हो। गिरने से पहले ही दाकू उसे पकड़ लेता है। वरिड, हमारे बॉय को लगता है उसने बहुत ज्यादा मैना यूज कर लिया था। सबकी सेफ्टी सोचते हुए दाकू सजेस्ट करता है, आज रात यहीं कैंप करते हैं। स्टेसी तुरंत अग्री कर जाती है। वो जेन्युइनली वरिड थी, सोच रही थी ये सब कितना स्ट्रेसफुल रहा होगा हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए। रेस्ट जरूरी थी। दाकू जल्दी से कैंप फायर तैयार करता है और बोलता है, ये पूरी सिचुएशन अनफॉर्चुनेट थी। उसे लगता था डिट्स बस मेहनत करने की कोशिश कर रही थी, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसएग्री करता है। उसने हम सबको डेंजर में डाल दिया। दाकू हाँ बोलता है। ली कहता है, हम सिर्फ लक की वजह से जिंदा है। अगर दाकू या स्टेसी को कुछ हो जाता तो ये और भी बुरा होता। ली कहता है, इस तरह की फीलिंग से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये वर्ड्स काफी पावरफुल होते हैं। उसके कंपेनियंस दिल से मूव हो जाते हैं। डाकू मान लेता है, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगर तुझे खो दिया। स्टेसी भी अंदर से हिला जाती है, पर वो चुप ही रहती है। डाकू खड़ा होता है और बोलता है, मैं पेरीमीटर वॉच ले लेता हूँ, तुमने बहुत ज्यादा माना यूज कर लिया है। पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो स्टेसी के साथ अकेले रहना ही नहीं चाहता था। जाने से पहले डाकू स्टेसी से बोलता है, इसका ध्यान रखना, और स्टेसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पसंद आती है। आखिरकार शील्ड बेयरर पेट्रोल पे चला जाता है और दोनों बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। शुरू में दोनों बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। ली अपना स्टेटस विंडो खोलता है। एक चीज उसका ध्यान खींचती है, लक पॉइंट्स। सिस्टम अभी भी उससे हार्श ट्रीट कर रहा था। स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस को एक्नॉलेज करते हुए भी उसे ट्रैश बोल रहा था। पर एक चीज अलग थी, उसका लक +2 हो चुका था। शायद स्टेसी वाला इंसिडेंट पूरी तरह नेगेटिव नहीं था। स्टेसी भी नोटिस करती है कि उसके एट्रीब्यूट्स बढ़े हैं। ली पूछता है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ? स्टेसी बोलती है, कुछ खास नहीं, मैजिक थोड़ी बढ़ी है, पर स्ट्रेंथ अभी भी लो है। ली माइंड्स आई यूज करता है और उसका स्टेटस देखता है। एक लाइन उसे रोक लेती है, आई एम योर बिगेस्ट फैन। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता इसका मतलब क्या है। तब स्टेसी बात करना शुरू करती है। वो पहले जो हुआ था उसके बारे में बात करना चाहती है। वो पूछती है, क्या तुम दुखी हो? सच ये था, अगर ली बोले कि उसे बिल्कुल गिल्ट नहीं है तो वो झूठ होगा। सिर्फ वो एक्सप्रेशन याद आते ही उसकी स्पाइन में ठंड सी दौड़ जाती है। पर अब चीजें अलग थीं। ली धीरे से उस क्रेजी लड़की के चेहरे के पास आता है, पर किस करने के बजाय उसे हक कर लेता है। वो बोलता है, मुझे रिलीफ है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ली ने डिसाइड कर लिया था, सरवाइव करने के लिए जो भी करना पड़े करेगा। ये वर्ड्स ग्रास टाइप पोकेमॉन पे फायर अटैक जैसे हिट करते हैं। स्टेसी इमोशन से पूरी तरह ओवरवेल्म हो जाती है। पर सच ये है, ली का प्लान क्लियर था। वो एंड तक स्टेसी से चिपक के रहेगा, चाहे दोनों अपनी बची कुची ह्यूमैनिटी ही क्यों ना खो दे। अब ली सच में हेड फर्स्ट इस मेस में डाइव कर रहा था। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, वो इस प्लेटोनिक बॉन्ड का फायदा उठाएगा। स्टेसी को पास रखना अब और इजी होने वाला था।
पुअर लड़की उसके चार्म में पूरी तरह हिप्नोटाइज हो चुकी थी। तभी डाकू आ जाता है और ऑकवर्डली बोलता है, सॉरी, इंटरप्ट कर दिया। ये सुन के स्टेसी और भी एम्बैरेस्ड हो जाती है, एक्सप्लेन करने लगती है, ये वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। ली भी टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है, बोलता है डाकू फालतू अजम्पशंस बना रहा है। पर डाकू को ऑलरेडी क्लियर था ये दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। ये सुन के हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑफ गार्ड हो जाता है और जब डाकू एक ऐसा टर्म यूज करता है जो नॉर्मली ओल्डर विमेन के लिए होता है, ली तुरंत पॉइंट आउट करता है, तू जानता है ना, तू स्टेसी से बड़ा है। पर डाकू हंस के बोलता है, अरे मैं तो उसे अपनी सिस्टर इन लॉ जैसे ट्रीट कर रहा हूँ। ये सुन के स्टेसी की एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ जाती हैं। पूरी सिचुएशन ली को बिल्कुल मॉडिफाइड कर देती है। अगर वो इस तरह इस अनहिंज्ड लड़की का फेवरेट बना रहा तो लोगों को हैरानी भी नहीं होगी। और तब ली को रियलाइजेशन होता है डाकू शायद शुरू से ही स्टेसी को एनकरेज कर रहा था। और हाँ, डाकू खुद मान लेता है वो पिछले कुछ दिनों से यही कर रहा था। वो खुद को गॉड ऑफ लव बोलने लगता है, बोस्टिंग करता है, रोमांस में एक्सपर्ट हूँ, यहाँ तक बोल देता है कि अर्थ पे ये उसका प्रोफेशन था। अब वो पूरी तरह डिटर्मिन्ड है इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए और बोलता है थैंक्स कहने की जरूरत भी नहीं, जबकि असल में ली का मन कर रहा है इसकी जान निकाल दे। डाकू के दिमाग में चल रही वाइल्ड रोमांस मूवी के ये दोनों ऑफिशियल मेन लीड्स बन चुके थे और ये बात हमारे प्रोटैगनिस्ट को और भी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। कई घंटों के बाद कैंप फायर आखिरकार बुझ जाती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट की नींद अभी भी नहीं आई होती। स्क्वायर की भयंकर स्नोरिंग से इरिटेट होके वो उसे तुरंत जगा देता है ताकि सब कैंप वापस चल सकें। उसे उस अनहिंज्ड लड़की को भी जगाना पड़ता है। स्टेसी थोड़ा और सोना चाहती थी पर ली को उसे जगाना ही पड़ेगा। और तब कुछ अजीब होता है, वही मलिशियस एनर्जी फिर से फील होती है जब स्टेसी इंसिस्ट करती है कि वो अभी और सोना चाहती है। ये फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन सच में बहुत डेंजरस था, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने ऊपर डर को हावी नहीं होने दे सकता। वो जो भी कर रहा है सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए, इसलिए उसे और ज्यादा उसके करीब आना ही पड़ेगा। सॉफ्ट टून में वो उसे उठने के लिए कन्विंस करता है। आखिरकार स्टेसी खड़ी हो जाती है, पर अब तो उसकी अपीयरेंस भी अनसेटलिंग लग रही थी। ली दिल से दुआ कर रहा था कि उस मोमेंट में कुछ गलत ना हो। कैंप वापस पहुंचने पर किसी का जोआना का बैक मसाज कर रहा होता है। वो हंटिंग टीम के डिले को लेके काफी वरिड थी। तभी कोई रिपोर्ट करता है। जोआना तुरंत सीन देखने भागती है। एंथुजियाज्म के साथ वो रिटर्निंग ग्रुप का वेलकम करती है, पर फिर रियलाइज करती है क्लूलेस लड़की और किम साथ में नहीं है। हमारे प्रोटैगनिस्ट कामली बोलता है वो लड़की बेसिकली फर्टिलाइजर बन चुकी है और किम थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ये सुन के जोआना शॉक हो जाती है। वो तुरंत पूछती है ये सब कैसे हुआ। ली बोलता है मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, पर पहले बताओ कैंप एंट्रेंस ब्लॉक क्यों की गई है। क्लियरली इरिटेटेड जोआना बोलती है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए सब चुप हो जाते हैं। ली पीछे देखता है और फील करता है स्टेसी की मिलिशियस एनर्जी और बढ़ रही है। स्टेसी से बोलता है तुम अंदर जाओ और वेट करो, ये तुम्हें थोड़ा काम फील करने में मदद करेगा। मुझे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हैंडल करनी है। इसके बाद ही वो फाइनली जोआना के साथ अकेले होता है। जोआना को न्यूज डिलीवर करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लग रहा था बात बहुत ज्यादा सिंपल बना दी गई है। वो जानना चाहती थी असल में हुआ क्या था। ली बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो लड़की मॉन्स्टर्स के बीच चिल्ला पड़ी, सबकी जान खतरे में आ गई, हम मुश्किल से जिंदा बचे। सिर्फ स्टेसी जानती थी कि ये पूरा झूठ है, पर जोआना के लिए ये वर्जन काफी था। वो बोलती है मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए। अब उसे ये एक्सप्लेन करना था कि एंट्रेंस ब्लॉक क्यों की गई है। कल कुछ लोग कैंप छोड़ के चले गए थे, जिनमें चश्मे वाला बंदा भी था। ये सुन के ली काफी वरिड हो जाता है। उसे पहले से अंदेशा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। उनका बहाना ये था वो क्लूलेस लड़की को रेस्क्यू करने जा रहे हैं, पर ली श्योर था वो लोग कुछ और ही प्लान कर रहे थे। इसी मोमेंट कैंप एंट्रेंस की तरफ कुछ लोग आते हुए दिखते हैं। इसी वजह से जोआना ने एक्सेस ब्लॉक कर दिया था। ऐसे लोग मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते थे। थोड़ी देर बाद चश्मे वाला बंदा वापस आता है बाकी लोगों के साथ, और उनके बीच एक नया चेहरा भी होता है जिसे ली ने पहले कभी नहीं देखा। जोआना कैजुअली बोलती है जो मरना चाहिए था वो जिंदा आ गया और जो वापस आना चाहिए था वो आया ही नहीं। पर ली का फोकस सिर्फ उस अजनबी पर था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं ये बंदा कौन है। एक स्कार फेस्ड आदमी जिसे देख के उसे सीधे चिल्स आ रहे हैं। ऑनेस्टली मैं भी मानता हूँ ये बंदा बहुत बड़ा और डेंजरस लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे पूरी तरह पता है वो क्या कर रहा है। ली जोआना से पूछता है मैं इन लोगों को नहीं जानता। चश्मे वाले के साथ कितने लोग गए थे। आंसर मिलता है टोटल 7 गए थे, सिर्फ 6 वापस आए। जैसे एक्सपेक्ट किया था बाहर रेकलेस एक्ट करने की वजह से बाकी लोग मर गए, सिर्फ चश्मे वाला बंदा जिंदा बचा। ली तुरंत माइंड्स आई यूज करता है उस नए बंदे पे, और जो वो देखता है वो उसे और ज्यादा डरा देता है।
ये बंदा पोटेंशियल थ्रेट था, ऐसा इंसान जिसका झुकाव लोगों की जान लेने की तरफ था। और सबसे खतरनाक बात, वो ये सब सोच समझ के करता है। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज थी, एक्सट्रीम कॉशन जरूरी है। ली ने तुरंत जोएना को बोला कि डाकू और स्टेसी को अभी बुलाओ। शुरू में ये न्यूकमर्स ओपनली हॉस्टाइल नहीं लग रहे थे, पर इस जगह पे कॉशन ही सब कुछ थी। हमारे प्रोटैगनिस्ट हर मोमेंट अपनी फ्लेम्स यूज करने के लिए रेडी था। तभी वो सस्पिशियस स्ट्रेंजर काफी पोलाइटली एग्री करता है और इंट्रोड्यूस करता है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम जिन्नो है। ली भी कर्टसी रिटर्न करता है, पर अंदर से कंफ्यूज था। बंदा फ्रेंडली लग रहा था, शायद ज्यादा ही फ्रेंडली। जिन्नो बोलता है, मैंने आपके बारे में चश्मे वाले से काफी अच्छी बातें सुनी है, खासकर ये कि आप फायर मैजिक यूज कर सकते हो। मैं तो उसे अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। ये सुनते ही हमारे प्रोटैगनिस्ट के अंदर चश्मे वाले के लिए नफरत और बढ़ जाती है। वो सोचता है, साला मेरे बारे में पीछे क्या क्या बोल रहा है। क्योंकि सब कुछ अभी नॉर्मल लग रहा था, उन लोगों को कैंप के अंदर बुला लिया जाता है। कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है कि वो जिंदा वापस आ गए। जिन्नो उनकी काइंडनेस के लिए थैंक यू बोलता है। कैंप में नजर डालते हुए वो कैजुअली कमेंट करता है, कैंप काफी बड़ा है, सर्वाइलर्स भी काफी लग रहे हैं। पर ली के लिए ये सिर्फ एक और सस्पिशियस साइन था, शायद उसके लक एट्रीब्यूट की वजह से, पर उसे लग रहा था इस बंदे से दूर रहना ही बेहतर है। तभी डाकू और स्टेसी वहां पहुंचते हैं, दोनों क्लियरली डरे हुए। ली उन्हें बताता है ये लोग न्यू कमर्स हैं, पर पूरा सीन उसके कंपेनियंस को अनईजी बना देता है। जिन्नो अपनी स्लाई स्माइल के साथ बोलता है, मैं इतनी टेंशन वाली रिसेप्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ली कामली जवाब देता है, पिछले कुछ दिन काफी टेंस रहे हैं, इसलिए सब लोग थोड़े एज पे हैं। जिन्नो हाँ बोलता है, समझ सकता हूँ, और फिर बोलता है, लगता है हम दोनों काफी सिमिलर हैं। वो कैजुअली मेंशन करता है, इस एरिया में कुछ लोग सर्वाइवर्स का शिकार कर रहे हैं, उनमें एक आर्चर है और एक स्वॉर्ड यूज करता है। सीधा ली की आंखों में देखते हुए जिन्नो पूछता है, क्या आप इन लोगों से मिले हो? इसी मोमेंट ली को सब समझ आ जाता है, ये बंदा जानबूझ के उनकी बात कर रहा है। टेंशन धीरे धीरे पीक पे पहुंच रही थी। ली नोटिस करता है जिन्नो एक्चुअली फाइट चाह रहा है। उसके पीछे खड़े लोग पूरी तरह रेडी टू थ्रो डाउन लग रहे थे, और ये बात ली के कंपेनियंस के लिए भी ट्रू थी। जिन्नो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल लग रहा था, और तब जैसे ही सिचुएशन और बिगड़ने वाली थी, किम कैंप में आ जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? वो पूछता है। ये आते ही जिन्नो का छोटा सा सेटअप पूरी तरह रुइन हो जाता है। उसके चेहरे पे हल्की सी इरिटेशन आ जाती है। किम सीधा ली के पास आता है, ये लोग कौन है? पर इस वक्त ली बस इतना बोल पाता है कि मैं बस ये जान के रिलीव्ड हूँ कि तुम सेफ हो। फिर वो एक्सप्लेन करता है, ये ग्रुप चश्मे वाले के साथ आया है। किम थोड़ा सरप्राइज होता है। तब जिन्नो आगे बढ़ के बोलता है, मैंने आपके बारे में काफी सुना है, नाइस टू मीट यू। वो पोलाइटली इंट्रोड्यूस करता है। ली ध्यान से ऑब्जर्व करता है और किम के रिएक्शन में कुछ अजीब नोटिस करता है। किम का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे वो गुस्सा दबा के बैठा हो, जैसे उसे बिल्कुल पता हो ये बंदा कौन है। पर जिन्नो के बिहेवियर से लग रहा था जैसे वो किम से पहली बार मिल रहा हो। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, रिग्रेसर पहले ही इस बंदे से मिल चुका है और जिन्नो शायद उसके दुश्मनों में से एक है। हवा में इतना प्रेशर था कि ली को जेन्युइन वरी होने लगती है। वो किम की ओर पास चला जाता है, उसे उस दिन के स्टेट से बाहर खींचता है ताकि किम फाइनली स्ट्रेंजर को ग्रीट करे। अब ली श्योर हो चुका था वो किसी बहुत डेंजरस आदमी के सामने खड़ा है। उसकी स्किल देख के ली दो पॉसिबल कंक्लूजन्स निकालता है। पहला, जिन्नो बस एक ऐसा इंसान हो जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता हो। कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखने के लिए जिन्नो कैजुअली पूछता है, तुम्हारे एट्रीब्यूट्स क्या है? किम तुरंत मना कर देता है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। इसलिए जिन्नो बात घुमाता है और कैंप की तारीफ करने लगता है। यहीं से ली को दूसरा कंक्लूजन मिलता है। किम के रिएक्शन को देख के ये दोनों पहले मिल चुके हैं और हो सकता है इस विलन ने किम को या उसके किसी क्लोज को हरा दिया हो। फिलहाल के लिए जिन्नो बिल्कुल कैजुअल एक्ट करता है और फिर सीधा पूछ लेता है, क्या मैं भी इस कैंप में रुक सकता हूँ? जिन्नो यहीं पर फूड कंट्रीब्यूट करने की ऑफर भी देता है, पर उससे पहले कि वो पूरी बात करे किम जवाब दे देता है और ये सुन के हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है। किम कामली बोलता है, हम हमेशा सर्वाइवर्स का वेलकम करते हैं। अब ली और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा किम का एक्चुअल इंटेंशन क्या है। तब एक गंजा बंदा आगे आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम सुनते ही ली को लगता है ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। वो और ज्यादा कॉशियस हो जाता है और डाकू से बोलता है वॉच रखने के लिए। स्क्वायर तुरंत नोटिस कर लेता है कि उसका दोस्त टेंस है। ली सीधा बोल देता है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो मुझे तुरंत बुला लेना। सिचुएशन समझ के डाकू ऑफर करता है, मैं न्यू कमर्स को कैंप दिखा देता हूँ। जिन्नो इस वार्म हॉस्पिटैलिटी से काफी खुश लगता है। ली किम को देखते हुए सोचता है ये अपने एनिमीज को पास रख रहा है। फिर भी ये काफी सरप्राइजिंग था। जिस मोमेंट जिन्नो ने किम को पास आते देखा वो हिचकिचाया। ली पूरी तरह कन्विंस्ड हो चुका था ये बंदा कंप्लीट डीजेनरेट है। आयरॉनिकली इसका मतलब ये भी हो सकता था कि दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हो और टाइमिंग भी परफेक्ट थी ऐसे बंदे के अपीयर होने की। ली डिसाइड करता है अपनी अनयूजुअली अच्छी लक का फायदा उठाए और किम के पास जाके बात करे।
उसे कुछ सवाल पूछने ही थे, पर वो तुरंत नोटिस करता है किम का दिमाग कहीं और ही अटका हुआ है। जब फाइनली किम का अटेंशन मिलता है, ली पूछता है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? किम बोलता है, हाँ जानता हूँ, हम बहुत ब्रीफली मिले थे, मुमकिन है उन्हें मैं याद भी ना हूँ। ली सोचता है शायद सबका कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड पास्ट होता है, पर किम क्लियर कर देता है ये वैसा केस नहीं है। फिर भी ली प्रॉमिस करता है, मैं बात कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। ये सुन के किम को थोड़ा रिलीफ मिलता है। ली ऐड करता है, वैसे ये काफी इनक्रेडिबल है कि तुम अकेले वापस आए और एक स्क्रैच तक नहीं आई। किम बस बोलता है, लक था। फिर वो पूछता है, तुम्हारी टीम में कोई प्रॉब्लम हुई? आखिरकार ली पूरी बात एक्सप्लेन करता है और ये सुनते ही स्टेसी विजिबली एंग्शियस हो जाती है। किम की तरफ देखते हुए ली बताता है, क्लूलेस लड़की अब जिंदा नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन किम को सच में शॉक कर देती है। आगे एक्सप्लेन करते हुए ली बोलता है, उसे किसी मैजिक ने हिट किया था। जितना ज्यादा वो एक्सप्लेन करता है उतनी ही ज्यादा स्टेसी नर्वस होती जाती है। किम थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ली कंटिन्यू करता है, ग्रुप से अलग होने के बाद दोनों लड़कियां स्प्लिट हो गई थीं। मैंने क्लूलेस लड़की को ढूंढ लिया, पर उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स गायब थे। हो सकता है डंजन का कोई ट्रैप हो। ये सुन के स्टेसी विजिबली डिस्टर्ब हो जाती है, पर किम मान लेता है ट्रैप होना बिल्कुल पॉसिबल है। ली के लिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत डेलिकेट थी। वो एक रिग्रेसर से बात कर रहा था जो शायद डंजन के काफी ट्रैप्स जानता हो। ली बोलता है, मैंने बॉडी वापस लाने का सोचा था, पर वो बहुत डेंजरस होता, इसीलिए मैंने उसे जला दिया ताकि मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट ना हो। स्टोरी काफी कन्विंसिंग लग रही थी। किम अब ज्यादा कंसर्न था कि टीम ने क्या क्या झेला। ली के लिए ट्रुथ के सबसे करीब रहना सबसे सेफ ऑप्शन था। सर्कमस्टेंसेस काफी चेंज हो चुके थे। चाहे स्टेसी अनईजी हो रही हो, पर अब एक नया सस्पेक्ट आ चुका था। ली ऑलमोस्ट सोचता है परफेक्ट टाइमिंग पे आया है जिन्नो, उस पे सस्पिशन शिफ्ट करना बहुत ईजी होगा। वैसे भी जिन्नो पहले से ही क्वेश्चनेबल लग रहा था। टाइम बीत जाता है। ली को किम के बारे में बताए हुए काफी देर हो चुकी होती है, क्लूलेस लड़की के बारे में। इस बीच किम ने जिन्नो के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा वो न्यू कमर सस्पिशियस लगता है। बाकी किम खुद कंक्लूजन्स निकालेगा। फिलहाल के लिए ली बिल्कुल अनअवेयर एक्ट करता है। जैसे एक्सपेक्टेड था, किम उसे भी ऑब्जर्व कर रहा था और न्यू कमर्स को भी। ली बस कॉशियस रहता है, चीजें नेचुरली अनफोल्ड होने का वेट करता है। ये इतना क्लियर था, जिन्नो किम का फेवर ऑलरेडी लूज कर चुका है और अब नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम ये थी उसे हटाया कैसे जाए। टेबल पे बैठे हुए ली कैजुअली मेंशन करता है, पिछली रिटर्न में हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। किम के साथ बात करते हुए ली सजेस्ट करता है, इस बार हमें डंजन वापस जाना चाहिए, पर इस बार न्यू कमर्स के साथ। ये आइडिया किम को थोड़ा ऑफ गार्ड कर देता है। ली आगे ऐड करता है, स्टेसी अब मैजिक यूज कर सकती है और इन नए फाइटर्स के साथ डंजन क्लियर करना काफी इजी हो सकता है। वो कहता है अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। आखिर न्यू कमर्स कैंप के ज्यादातर लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है, उनके साथ टीम बनाना आइडियल रहेगा। इस बार किसी को भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल उस तरह जैसे क्लूलेस लड़की के साथ हुआ। ये बात क्लियर थी। किम भी पूरी सिचुएशन को लेके अपनी सस्पिशंस बना रहा था, पर ये मौका और भी परफेक्ट था। किम बिना किसी को शक में डाले डेंजरस क्रिमिनल्स को हटा सकता था। रिवेंज के लिए भी ये बेस्ट चांस हो सकता था। आइडिया सच में टेम्पटिंग था। ली चुपचाप किम के रिएक्शन का वेट करता है। सब कुछ इस तरह सेट किया गया था कि किम सही डिसीजन ही ले। ली जैसे ही कुछ और बोलने के लिए मुंह खोलता है, किम पहले ही बोल पड़ता है, ये आइडिया काफी अच्छा है। ये सुन के हमारा प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज हो जाता है। किम डिसाइड करता है हम डंजन वापस जाएंगे, पर इस बार 2 अलग अलग टीम्स होंगी। क्योंकि किम ने कभी न्यू कमर्स के साथ काम नहीं किया, ली पूरी तरह इस डिसीजन से अग्री करता है। वैसे भी वो खुद भी इतने डेंजरस लोगों के पास रहना नहीं चाहता था। अब जब सब डिसाइड हो चुका है, किम कहता है मैं न्यू कमर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ, उन्हें इस मिशन के लिए प्रिपेयर होना होगा। फिर वो ऐड करता है मुझे डाकू और स्टेसी से भी बात करनी है, और ली से बोलता है उन दोनों को बुला लेना। सब कुछ एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक चल रहा था। ली फुल कोऑपरेट करने के लिए रेडी था, पर किम से दूर जाते ही ली कुछ लोगों की चीयरिंग सुनता है। कैंप की लड़कियां न्यू कमर के लिए काफी इंप्रेस्ड लग रही थी। सब उसके हेल्प के लिए थैंकफुल थे। वो बोल रहे थे अगर किसी को मदद चाहिए हो बस पूछ लेना। चश्मे वाला बंदा भी फूड बांट रहा था। न्यू कमर ओपनली बोल रहा था मिल के काम करना सबसे सही तरीका है। अपनी स्ट्रॉन्ग करिश्मा के साथ वो ऑलरेडी सबके काफी क्लोज आ चुका था। ये देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे ये बंदा जेन्युइनली अच्छा इंसान हो, पर ली श्योर था ये बंदा ऑलरेडी सबकी जान लेने का प्लान बना रहा है। उसका बिहेवियर बहुत ही कंफ्यूजिंग था।
पास ही कुछ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स सब ऑब्जर्व कर रहे थे। वो बोलते हैं, हमारे प्रोटैगनिस्ट को भी न्यू कमर जैसे कोऑपरेट करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि असल में वही सबको बचा रहा है। ये सब देखने के बाद ली अपने कंपेनियंस की तरफ बढ़ता है। स्टेसी उसे देखते ही तुरंत खिल उठती है, बिल्कुल उस डॉग की तरह जो अपने ओनर को देख लेता है। ली पूछता है, मैजिक ट्रेनिंग चल रही है? स्टेसी बोलती है, हाँ, मैंने एक नया स्पेल भी डेवलप कर लिया है। वो क्लियरली बोलती है, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल है। ये सुन के ली रियलाइज करता है वो धीरे धीरे और बोल्ड होती जा रही है। वो बिना हेजिटेशनों से हक कर लेती है और ऑब्वियसली उनका इडियट दोस्त पूरी कोशिश कर रहा था इस कपल को एक्चुअल कपल बनाने की। अब जब ली वापस आ चुका था, डाकू पूछता है, किम से बात कैसी रही? ली बोलता है, किम हमसे बात करना चाहता है। ये सुन के स्टेसी थोड़ी वरिड हो जाती है। क्यों? ली कामली बोलता है, हम डंजन वापस जा रहे हैं, इस बार न्यू कमर्स भी साथ होंगे। ये सुन के डाकू नर्वस हो जाता है। वो बोलता है, मुझे उन लोगों पे अभी भी भरोसा नहीं है। ली तुरंत अग्री करता है, मुझे भी बिल्कुल नहीं, पर हमें हंटिंग कंटिन्यू करनी होगी। सिचुएशन समझ के तीनों प्रॉमिस करते हैं मिशन के दौरान एक्स्ट्रा कॉशियस रहेंगे। स्टेसी बोलती है, मैं तो उनसे बात भी नहीं करूंगी, पर ली बोलता है, उसकी जरूरत नहीं। ली बोलता है, बस चश्मे वाले बंदे को इग्नोर करना है। स्टेसी बोलती है, हाँ, मुझे ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं। उसके बाद उनकी टीम न्यूकमर्स के पास से गुजरती है जो उस वक्त खाना खा रहे होते हैं। बस पास से निकल जाते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों में एक अलग ही इंटिमिडेशन होती है और न्यूकमर भी उतनी ही गहरी नजर से वापस देखता है। आखिरकार वो किम के पास पहुंचते हैं। किम उन्हें इतनी जल्दी देख के सरप्राइज्ड हो जाता है। जब सब इकट्ठा हो रहे होते हैं, ली नोटिस करता है डाकू सबसे ज्यादा खुश लग रहा है। वो मजाक में पूछता है, क्या तुम सबसे कुछ टेस्टी खाना छुपा रहे हो? हाथ में एक पैकेज पकड़ के किम बोलता है, कुछ खास नहीं, पर हाँ, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ है। और ये वही चीज थी जिसका ली को इंतजार था। किम उनके सामने अपना बैकपैक खोलता है और जैसे ही अंदर का सामान दिखता है, ली के चेहरे पे रियल खुशी आ जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है रिग्रेसर पे ट्रस्ट करना वर्थ इट था। किम बताता है, डंजन में स्प्लिट होने के बाद मुझे एक ट्रेजर स्टैश मिला। ये आइटम्स वहीं से आए हैं। कोई भी अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाता, खासकर ली जो जानता है वो रिग्रेसर के साथ है। किम जो आइटम्स देता है वो सच में काफी यूजफुल है। ब्रेसलेट्स जो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्टैमिना बढ़ाते हैं। एक रिंग जो दिन में एक बार हीलिंग मैजिक यूज कर सकती है और गोल्ड रिंग जो दिन में 2 बार प्रोटेक्टिव शील्ड कास्ट करती है। आइटम्स एनालाइज करने के बाद डाकू कहता है, ब्रेसलेट्स मेरे लिए बेस्ट रहेंगे। वो किम को थैंक्स बोलता है और कहता है, मैं इस एहसान को कभी न कभी चुकाऊंगा। ली नोटिस करता है ब्रेसलेट्स डाकू पे बिल्कुल परफेक्ट फिट होते हैं। बाकी आइटम्स भी काफी सॉलिड है, खासकर वो गोल्ड शील्ड रिंग जिसका फंक्शन एक्सेप्शनल है, और हीलिंग रिंग स्टेसी के लिए परफेक्ट रहेगी क्योंकि अगर कभी ली को चोट लगी तो वही उसे हील करेगी। ली कुछ कहने ही वाला होता है पर स्टेसी खुद बोल देती है, मैं हीलिंग रिंग रखूंगी। इसका मतलब डिफेंस रिंग ली के पास जाती है। अब जब सबके पास एक एक आइटम आ चुका है, ली पूछता है, क्या सच में ये सब रखना ठीक है? किम कामली जवाब देता है, मैं खुद भी एक आइटम यूज कर रहा हूँ। कंपेनियंस के साथ ट्रेजर शेयर करना बेहतर होता है। ली थैंक्स बोलता है पर किम मना कर देता है, इसकी जरूरत नहीं, हम कंपेनियंस हैं। ये बात वो बहुत वार्म एक्सप्रेशन के साथ कहता है जिसमें एक गहरा मीनिंग छुपा होता है, पर ली फूल नहीं बनता। उसे पता है किम ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो लोग उसके इंडेटेड फील करें। फिर भी किम के पास रहना सर्वाइव करने के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है। हाईली टैलेंटेड मेज और एक लिविंग शील्ड के बीच ली थोड़ा पीछे रह जाता है। इस कॉन्टिनेंट पे उसके जैसे और भी होंगे, कनिंग लोग, पर क्योंकि वो उन दोनों के पास आ चुका है, किम के पास उसे साथ रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ली को पूरा भरोसा है फ्यूचर में वो इस बड़े किंगडम का एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा और अपनी मैनेजमेंट एबिलिटी बार बार प्रूव करेगा। जब किम कंफर्म करता है कि वो सच में कंपेनियंस हैं, ली को अंदर से रिलीफ मिलता है। उनका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। ये बात डाकू को और भी एक्साइट कर देती है। शील्ड बेरर पूछता है, तो डंजन कब जा रहे हैं? किम कहता है, अगर मेरे बस में होता तो अभी चलते, पर मुझे न्यू कमर्स की टेंशन है। उन्हें कंपेनियंस मत समझना, उन्हें पोटेंशियल एनिमीज की तरह देखो। अब सबका फीलिंग सेम हो चुका था। शुरू से ही सबको उन पे डाउट था, इसलिए कॉशन बहुत जरूरी है। किम बोलता है, डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती, पर फिर भी डाकू एनर्जी से भरा हुआ है। वो ऑलरेडी सोच रहा है टीम के लिए एक बैटल क्राई बनाने का। डाकू ने सबको बोला हाथ मिलाने के लिए। काउंटडाउन के बाद सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, हमने कर लिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट अपने दोस्तों के साथ हंसता है, पर अंदर ही अंदर उसे पूरा यकीन है जस्टिस का हैमर जल्दी ही जिन्नों पे गिरने वाला है। सब कुछ बहुत केयरफुली प्रिपेयर हो चुका है। उधर जिन्नों के ग्रुप में कोई उससे पूछता है, क्या सच में दूसरों के साथ डंजन जाना ठीक रहेगा? जिन्नों को लगता है ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है। उनका प्लान क्लियर है, इस मौके का यूज करके सबको खत्म कर देना और कैंप के किंग को ओवरथ्रो कर देना। उनकी बात खत्म होते ही किम वहां आ जाता है, वेट करवाने के लिए माफी मांगता है। सबका टेंशन मिलते ही वो उन्हें थैंक्स बोलता है प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए।
जिन्नो मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डंजन क्लियर करना सबके लिए फायदेमंद होगा। इस तरह के काम का हिस्सा बनने के लिए हम ग्रेटफुल हैं। वो स्माइल करता है, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को अभी भी बहुत ज्यादा शक है। उसे पता है ये आदमी बहुत डेंजरस है। अब जब सब डंजन के अंदर हैं, जिन्नो ग्रुप की तारीफ करता है, तुम लोग इस जगह को काफी अच्छे से नेविगेट कर रहे हो, लगता है अंडरग्राउंड तुम्हें काफी अच्छा आता है। ली जवाब देता है, सच तो ये है हमें ये जगह सिर्फ लक से मिली। अभी तक हमें भी समझ नहीं आया ये एरिया कैसे काम करता है, पर मुझे लगता है ये ट्यूटोरियल डंजन है। इवेंचुअली सबको कॉन्टिनेंट तक पहुंचना होगा, पर किसी को पहला स्टेप लेना पड़ेगा। बस वेट करते रहने से कुछ सॉल्व नहीं होता। ये सुन के जिन्नो मानता है, इस एंगल से मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ली पूछता है, अर्थ पे तुम क्या करते थे? जिन्नो बोलता है, मैं एक तरह का बुचर था। जब जिन्नो सेम सवाल वापस पूछता है, ली ट्रूथ बताना अवॉइड करता है। चलते चलते स्टेसी धीरे से हमारे प्रोटैगनिस्ट के और पास आ जाती है। ये चीज तुरंत जिन्नो की नजर में आ जाती है। उन दोनों की क्लोजनेस देख के वो सीधा सबसे ऑब्वियस कंक्लूजन निकालता है, ये दोनों कपल हैं। ये कमेंट स्टेसी के दिल को गर्म कर देता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को अंदर से डरा देता है। सिचुएशन की डेलिकेसी समझ के ली तुरंत स्टेसी की तरफ देखता है, पर ये सब उसे और भी इरिटेट करता है, क्योंकि डकू की तरह जिन्नो भी मैच मेकर बन रहा है। अब जब चीजें वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, ली डिसाइड करता है, वही बोल देता है जो जिन्नो सोच रहा है। ये बात स्टेसी को सरप्राइज कर देती है। ली को लगता है शायद अब बात सेटल हो जाए। जिन्नो बोलता है, वैसे तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। ये एक लाइन चश्मे वाले इडियट को और ज्यादा जेलस कर देती है, पर स्टेसी तो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है खुशी से। उसे लगता है वो और हमारा प्रोटैगनिस्ट परफेक्ट मैच हैं। काफी देर चलने के बाद वो डंजन के एक इंटरेस्टिंग एरिया में पहुंचते हैं। अब उन स्टेयर्स से नीचे उतरने का टाइम आ चुका था। धीरे धीरे दोनों ग्रुप्स नीचे उतरते हैं। आखिरकार वो एक मेटल गेट के सामने पहुंचते हैं, जिसे डाकू खोल देता है। और तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक चीज देख के झटका लगता है, सिस्टम नोटिफिकेशन, रेयर मिशन इशूड। अंडरग्राउंड डंजन तक पहुंच के सिर्फ जिंदा रहना। एक ऑटोमेटिक क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुकी थी। वही मैसेज सबको दिखाई देता है और अगले ही पल बहुत खतरनाक क्रीचर्स सामने आ जाते हैं। उनकी आंखें भूखी हैं और उनके मुंह बेहद बड़े। हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें देख के पूरी तरह से डर जाता है। उसे लगता है उसकी पूरी टीम खत्म होने वाली है। मॉन्स्टर्स सीधा इंसानों की तरफ चार्ज करते हैं, उन्हें खाने के इरादे से। ली चिल्लाता है, अभी यहाँ से निकलना होगा। यहाँ तक कि जिन्नो का ग्रुप भी टेरिफाइड लगता है, पर जब वो मुड़ के देखते हैं, गेट मिस्टीरियसली बंद हो चुका होता है। अब सब उसी चेंबर में फंस चुके थे। सिचुएशन को संभालने के लिए जिन्नो बोलता है, सब लोग शांत रहो, अगर सरवाइव करना है तो काम रहना जरूरी है। ली तुरंत माइंड्स आई यूज करता है मॉन्स्टर्स पे। एनालिसिस क्लियर था, ये इवॉल्व डीमंस हैं, ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई है, विजन वीक है, इंटेलिजेंस एवरेज है, पर फिर भी एक बात नहीं बदलती, वो बहुत बड़े हैं और बहुत ज्यादा हैं। जीतना शायद पॉसिबल नहीं था, पर रिग्रेसर को पूरा भरोसा था, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही। वो सबको अश्योर करता है ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। बस इतना सुनना ही हमारे प्रोटैगनिस्ट को थोड़ी हिम्मत दे देता है। वो तुरंत डाकू को बुलाता है। फ्रंट लाइन बन जाती है, शील्ड बियरर डाकू, रिग्रेसर किम और इडियट जिन्हो। सच में ये वॉरियर्स का बहुत अजीब कॉम्बिनेशन था। ज्यादा टाइम नहीं लगता जब उनके बीच टेंशन फील होने लगती है। किम क्लियरली जिन्हो को अपने साइड में बिल्कुल पसंद नहीं करता। जिन्हो बोलता है, मैं पहले अटैक करूंगा, और वो अकेला ही मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज कर देता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट और रिग्रेसर उसे ध्यान से ऑब्जर्व करते रहते हैं। ली अपनी मैजिक रेडी रखता है, अलर्ट रहता है कहीं कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी ना आ जाए। और जब वो अभी पॉसिबिलिटीज ही सोच रहा होता है, किम गायब हो जाता है। वो सीधा फाइट में कूद चुका होता है, इतनी शॉकिंग स्पीड के साथ कि जिन्हो हक्का बक्का रह जाता है। किम मॉन्स्टर्स को इग्नोर करके सीधा उस इडियट की तरफ बढ़ता है और पहला अटैक उसी पे करता है। जिन्हो भी उतना ही स्टैंड होता है जब किम बोलता है, मैं जानना चाहता हूं तू असल में कौन है। जिन्हो किम की कॉशन को एक्नॉलेज करता है जब किम शील्ड और स्वॉर्ड का यूज करके पहले मॉन्स्टर को गिरा देता है। पर किम की नजर अभी भी उस फूल पे टिकी हुई थी। उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के बाद वो अपनी ब्लेड का रुख वापस मॉन्स्टर्स की तरफ करता है। उसके स्ट्राइक्स बेहद ब्रूटल थे, इतने फ्राइटनिंग कि सबको डरा देते हैं। ये वो चीज थी जिसकी ली को उम्मीद थी, पर सामने देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा हो। ये साइट कमजोर लोगों का हौसला तोड़ सकती थी, पर डाकू का नहीं। वो पूरी तैयारी के साथ फाइट में कूद पड़ता है, एक मॉन्स्टर को अपने शील्ड से दूर धकेल देता है। ये देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट सच में खुश हो जाता है। उसे लगता है उसका एलाई ग्रो कर रहा है। अब वो सिर्फ लिविंग शील्ड नहीं, एक रियल वॉरियर बन रहा था। और सरप्राइजेस यहीं खत्म नहीं होते। उसी मोमेंट स्टेसी भी अपनी मैजिक यूज करती है। वो मॉन्स्टर्स की तरफ विंड बॉम्ब भेजती है, इनविजिबल ब्लेड्स जो एक मॉन्स्टर को बुरी तरह स्लाइस कर देते हैं।
सब के सब स्टन रह जाते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट अंदर से काफी इम्प्रेस्ड होता है। अब उसे क्लियरली समझ आ जाता है वो कितनी पावरफुल है, और ये अटैक बिल्कुल कोल्ड कैलकुलेशन के साथ था। उसने सिर्फ उन मॉन्स्टर्स को टारगेट किया जो उसकी टीम के पास थे, जिन्हों के साइड को उसने बिल्कुल हेल्प नहीं की। एक्साइटमेंट में ली तुरंत उसके पास जाता है और थैंक्स बोलता है। उसकी वजह से उन्हें थोड़ा टाइम मिल गया था। उसके बिल्कुल पास आके वो धीरे से बोलता है, उन लोगों की मदद मत करना, चाहे वो भीख ही क्यों न मांगे। स्टेसी का दिमाग पूरी तरह उसी में डूबा हुआ था। वो बिना सोचे समझे तुरंत अग्री कर जाती है। ली को यही मौका चाहिए था अपने दुश्मनों को हटाने का। अब जब वो फूल्स थकने लगते हैं, वो मेजेस से मदद मांगने लगते हैं। चश्मे वाला इडियट तो पहले ही रो रहा था, डर के मारे भीख मांग रहा था कोई उसे बचा ले। स्टेसी बोलती है, मुझे रिकवर होने में थोड़ा टाइम चाहिए। सब कुछ एग्जैक्टली ली के प्लान के मुताबिक चल रहा था। एक मॉन्स्टर चश्मे वाले के पीठ पे स्लैश कर देता है। उसके कंपेनियंस और भी ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। अब मॉन्स्टर्स का टाइम आ चुका था अपना रोल पूरा करने का। वो हर तरफ सफरिंग फैला रहे थे। ली के लिए ये पूरा सीन एक स्पेक्टिकल बन चुका था। आयरॉनिकली ये डीमंस भी जाने अनजाने उसका प्लान एग्जीक्यूट कर रहे थे। दिल से बिल्कुल स्टोन न दिखने के लिए ली थोड़ा ड्रामा करता है। दूसरी टीम को 2-4 वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट दे देता है, पर वो लोग बस स्टेसी के रिकवर होने का वेट कर रहे थे ताकि वो आके बाकी मॉन्स्टर्स खत्म कर दे। ली बोलता है, थोड़ा और टाइम लगेगा, तुम लोग काफी स्ट्रांग हो, तुम जीत सकते हो। वो उन्हें याद दिलाता है, अर्थ पे जो लोग तुम पीछे छोड़ आए हो उनके बारे में सोचो। पर उन लोगों का पैनिक लेवल क्रॉस कर चुका था। वो अब और नहीं टिक पा रहे थे, सिर्फ मदद की भीख मांग रहे थे। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सोचा था। उसका मानना था हर 5 में से एक बंदा हमेशा ट्रैश होता है, और इस वक्त सबसे बड़ा ट्रैश वो खुद था। ली अपने फायर स्पेल्स रेडी करता है और कुछ मॉन्स्टर्स की तरफ एक डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट छोड़ देता है। आग उन्हें बुरी तरह कंज्यूम कर लेती है। एक पल के लिए लगता है फाइट खत्म हो गई है। सब सोचने लगते हैं अब फाइनली रिलैक्स कर सकते हैं, पर जब वो आग को ध्यान से देखते हैं तो सच सामने आता है। डीमंस अभी भी जिंदा थे और अब वो और भी ज्यादा डिटर्मिन्ड थे बैटल खत्म करने के लिए। ली की फ्लेम्स ने उन्हें कमजोर करने के बजाय और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया था। उनका नाम था इनकैंडेसेंट डीमंस, और अब वो तैयार थे कुछ और बैकग्राउंड कैरेक्टर्स को वाइप आउट करने के लिए, क्योंकि जस्टिस हमेशा किसी ना किसी तरीके से रास्ता ढूंढ ही लेता है। इन मॉन्स्टर्स का अपीयरेंस बेहद डरावना था। हाँ, फ्लेम्स की वजह से उनकी स्टैमिना धीरे धीरे घट रही थी, पर फिर भी ली का ये मूव एक बहुत रिस्की गैम्बल था, और इतना काफी था जिन्नों की टीम को पूरी तरह केओस में डालने के लिए। वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तुमने सब और खराब कर दिया। सब तरफ से कंप्लेंट्स आने लगती हैं। ली थोड़ा ड्रामा करता है, अपॉलॉजी देने की कोशिश करता है। लोग उससे भीख मांगने लगते हैं, आग बुझाओ। और तब जिन्नो अपना हिडन ट्रम्प कार्ड निकालता है। वो असल में मैजिक सोर्ड्समैन है। ये बात लगभग किसी को नहीं पता, सिर्फ हमारे प्रोटैगनिस्ट को छोड़ के। डेंजर इतना पास होने के बावजूद जिन्नो काफी काम रहता है। वो अपने लोगों से बोलता है शांत रहो, पर जब उसे रियलाइज होता है कि चश्मे वाला बंदा सबसे पहले भाग गया तो वो गुस्से से भर जाता है। लगता है ये आदमी अपनी असली पहचान अभी भी छुपा के रखना चाहता है, जैसे वो खुद को थोड़ा ज्यादा राइटियस दिखाना चाहता हो, और ये चीज ली को और भी सस्पिशियस बना देती है। फिर होता है वो जिन्नों का एक बंदा पकड़ लिया जाता है, वही गंजा आदमी जो उनके ग्रुप में अकेला था। सिचुएशन तुरंत डेस्परेट हो जाती है। वो आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगता है, और कोई ऑप्शन ना देख के जिन्नो हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसकी गर्लफ्रेंड से हेल्प मांगता है। ली बोलता है मेरी मैजिक को अभी थोड़ा टाइम चाहिए। इसी मोमेंट डाकू आगे बढ़ने लगता है, इंसिस्ट करता है हमें उसे बचाना चाहिए, पर ली तुरंत बोलता है ये बहुत डेंजरस है। वो शील्ड बैरर को रोक देता है, मूव मत करना, और बोलता है मैं अभी मैजिक यूज करूंगा। ये एक नेसेसरी लाए था। आग धीरे धीरे गंजे आदमी के बॉडी पे फैलने लगती है। वो आदमी रो रो के मदद मांगता रहता है जब तक उसका सर मॉन्स्टर के मुंह में गायब नहीं हो जाता। उसके कंपेनियंस पूरी तरह से हिल जाते हैं, यहाँ तक कि जिन्नो भी थोड़ा शेकन लगता है। ली जानता था ये मैजिक सोर्ड्समैन चाहता तो पूरा आउटकम बदल सकता था, पर उसने एक उंगली तक नहीं हिलाई। धीरे धीरे सिचुएशन ली के फेवर में पलट रही थी। मॉन्स्टर्स बिल्कुल वही काम कर रहे थे जो वो चाहता था, उसके दुश्मनों को एलिमिनेट कर रहे थे, जबकि वो खुद सेफ डिस्टेंस पे खड़ा था। तब उसकी नजर अपनी गर्लफ्रेंड पे जाती है। वो तुरंत समझ जाती है। बिना कुछ कहे वो वाटर स्पेल प्रिपेयर करती है और एक बड़ा सा वाटर ब्लास्ट क्रीचर्स की तरफ छोड़ देती है। ली तुरंत उसे थैंक यू बोलता है। आखिरकार डंजन की पहली फाइट खत्म हो जाती है, पर एक बंदा अभी भी क्लियरली डिस्ट्रेस्ड है। वो गुस्से में ली की तरफ बढ़ता है, चिल्लाता हुआ
सब कुछ तुम्हारी गलती है। ये रिएक्शन सबको शॉक करता है, यहाँ तक कि ली के अपने टीममेट्स को भी। और ऑब्वियसली क्रेजी लड़की और भी ज्यादा पोजेसिव हो जाती है। गुस्से वाले बंदे के प्रेशर में ली कामली बोलता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने फ्लेम्स इसलिए यूज की क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन था और इसी वजह से सिर्फ एक बंदा मरा, नहीं तो रिजल्ट और भी बुरा हो सकता था। और ये बात बिल्कुल सच थी। जो भी हो, वो लोग अभी भी जिंदा थे, पर ये वर्ड्स उस आदमी को शांत करने के बजाय और ज्यादा भड़का देते हैं। वो और कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक गुस्सा भरा पंच उसे बीच में ही रोक देता है। और सबसे शॉकिंग बात, वो पंच ली को लगता है और ली के मुताबिक वो पंच सच में काफी जोर का था। फिर भी ली पूरी ग्रुप को शांत करने की कोशिश करता है। आखिरकार वल्नरेबल दिखना उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये प्रोटैगनिस्ट तो जैसे अंडरडॉग्स के देश का एम्बेसडर हो। गुस्से वाला बंदा अभी भी कांप रहा है, गुस्से से भरा हुआ। तब जिन्नो बीच में आता है। वो बोलता है, मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द, पर ऐसे झगड़ों से हालत और खराब होगी। वो उसके कान के पास झुक के धीरे से कहता है, अब जब हमने एक आदमी खो दिया है तो प्लान्स बदलने पड़ेंगे। डंजन क्लियर करना अभी भी जरूरी है, पर हमें और ज्यादा कॉशियस रहना होगा। ये बातें उसके कॉमरेड को थोड़ा शांत कर देती हैं। उसके बाद जिन्नो खुद हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आता है अपॉलॉजी देने। वो कहता है, मेरे दोस्त का अब कोई इंटेंशन नहीं है, बस गुस्से में कंट्रोल खो बैठा था। पर वो एक्स्ट्रा अभी भी भरा हुआ है। ली पे सीधा इल्जाम लगाता है, ये सब तुमने जानबूझ के किया, हम सबको सैबोटाज करने के लिए। यहीं पर हमारा बॉय पूरी तरह रोल में घुस जाता है। वो घुटनों पे बैठ के माफी मांगता है, कहता है, मैं अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हूँ। ये सीन उसके अपने कंपेनियंस पे और भी ज्यादा असर करता है। उन्होंने ऐसी रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। ली बोलता है, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। अरे भाई, इस बंदे को ऑस्कर दो। ये बंदा तो पिटिफुल कैरेक्टर का किंग है, खुद का मार्टिडम परफॉर्म कर रहा है और ये एड परफेक्टली काम कर गया। स्टेसी तुरंत डिस्पेयर में चली जाती है, जबकि बाकी दोनों अंदर से हिला जाते हैं। ये पूरा सीन ली को अंदर ही अंदर बहुत खुश कर रहा था। उसे रियलाइज होता है वो अपने सभी एलाइज के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है, पर वो एक्स्ट्रा अभी भी नफरत से भरा हुआ है। अंदर ही अंदर कसम खा रहा है कि वो ली को जरूर खत्म करेगा। जिन्नो उसे फिर याद दिलाता है, अभी कुछ मत करना। चश्मे वाला बंदा हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे लगता है ली बहुत कनिंग है। आखिर उसके हिसाब से ली ने उसकी फियांसे चुरा ली है, स्टेसी। भगवान बचाए, ये ग्लासेस वाला बंदा बिल्कुल पागल है। ये अपनी ही डिल्यूजन वाली दुनिया में जी रहा है। इस प्राइवेट डिस्प्यूट के बाद ली एक्स्ट्रा के पास जाता है और कहता है, मैं अपनी फीलिंग्स शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर मैं दिल से माफी मांगता हूँ। उसके चारों तरफ उसके एलाइज खड़े हैं, रेडी टू अनलीश वायलेंस अगर अपॉलॉजी एक्सेप्ट ना हुई। अब एक्स्ट्रा के पास चॉइस ही नहीं बची थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वो खुद ही गलत इंसान बन गया और उससे ली के चेहरे पे वो मलिशियस एक्सप्रेशन दिख जाता है, जैसे वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। कुछ बोले बिना एक्स्ट्रा बस पीछे मुड़ जाता है। ली बाहर से दुखी बनने का नाटक करता है, जबकि अंदर से मुस्कुराता है। तभी वो नोटिस करता है जिन्नो उसे देख रहा है। जिन्नो पहले ली को हटाने का सोच रहा था, पर अब उसे ली की कनिंग देख के एक नया आइडिया आता है। शायद उसे रिक्रूट करना ज्यादा बेहतर होगा। उससे ली वे डार्कनेस के लिए एक रेयर टैलेंट दिखता है। ये चीज किसी और ने भी नोटिस की और किम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। चश्मे वाला बंदा ली के पास आता है और बोलता है, शांत रहना, अगर कुछ डेंजरस हुआ तो तुम्हारे आसपास मीट शील्ड्स हैं। ये बात सुन के ली को बहुत बुरा लगता है, खासकर जब ये इतने गंदे इंसान के मुंह से आई हो। बिल्कुल डर के मारे चश्मे वाला बंदा पीछे हट जाता है अपने नए कंपेनियंस के पास। उसे जाते हुए देख के ली और भी अनॉयड हो जाता है। तब वो थूक के साथ खून निकालता है और फिर उसे वापस अपने मुंह में खींच लेता है। वो पंच सच में बहुत जोर का था, इस वजह से वो अभी भी एक बैकलाइन प्लेयर बना हुआ है। किम तुरंत ली के पास आता है, तू ठीक है? मुंह के दर्द के बावजूद ली बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ कहे बिना किम अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ली के लिए ये मोमेंट एक रिलीफ जैसा था। ऐसे जेनरस कंपेनियन का होना। जैसे ही वो खड़ा होता है, कोई जमीन से वो दांत उठा लेता है जो ली ने थूका था। उस पल ली को एक इंटेंस सिनिस्टर एनर्जी महसूस होती है। वो उस मेलेवलेंस की तरफ देखता है, डर से भरा हुआ। दांत उठाते ही स्टेसी डार्क इमोशंस से भर जाती है और ली को समझ आ जाता है अब चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली हैं।
ली चाहता था कि किसी भी हाल में प्रॉब्लम्स अवॉइड हों, लेकिन पंच लगने के बाद लग रहा था जैसे आगे सिर्फ डिजास्टर ही वेट कर रहा हो। उसकी हेल्थ देख के वो क्रेजी लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे खून थूकते देखना स्टेसी के लिए बिल्कुल तोड़ देने वाला था। सब उस इडियट की वजह से हुआ था। उस पल स्टेसी ने मन ही मन कसम खा ली, वो बदला जरूर लेगी। उस सिनर को सजा मिलनी ही चाहिए। हमारे बॉय ने कहा, हम कुछ भी मत करो, इस सिचुएशन का जिम्मेदार मैं खुद हूं। पर सच ये था कि वो स्टेसी के चेहरे के एक्सप्रेशन से डर रहा था। इस जगह पर वो कंट्रोल खो देती है, और अगर वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो सब कुछ बिखर सकता है। ऊपर से कभी भी एक सरप्राइज अटैक हो सकता है। फिर भी हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पल का इंतजार कर रहा था। चश्मे वाला इडियट ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को लड़कियों से अटेंशन मिले। ये बात ली अच्छी तरह जानता था, और अब वो इसी चीज का फायदा उठाएगा। उसे बस उस डीजेनरेट को प्रोवोक करना है, और ये तो उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। कुछ ही सेकंड्स में चश्मे वाला इडियट पूरी तरह हिल जाता है। उसने देखा ली स्टेसी के बॉडी के साथ बहुत ही ज्यादा इंटीमेट तरीके से लीन कर रहा है। जेलसी उसके अंदर आग की तरह भड़क उठी। साफ था ली को लैंड ऑफ द मिजरेबल की टेक्निक्स आती हैं। तब अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। उसका बॉडी नीचे गिरने वाला होता है, पर स्टेसी जिंदा है तो ऐसा होने ही नहीं देगी। उसने तुरंत ली को पकड़ लिया, बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल में। ये एग्जैक्टली ली का प्लान नहीं था, और अब उसे लगता है शायद वो थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया। फिर भी गोल के करीब तो आ ही रहा है, क्योंकि ये सीन देख के चश्मे वाला इडियन पूरी तरह टूट चुका था। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी जेलसी और भी ज्यादा बढ़ गई। ली अभी भी उसे प्रवोक करता रहता है, चाहता है कि यहीं और अभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। परेशान सा दिखते हुए चश्मे वाला इडियट देखता है कि ली खड़ा होने में स्ट्रगल कर रहा है। वो बोलता है, अगर मदद चाहिए हो तो बताऊं। बस ये सुनते ही स्टेसी गुस्से से जल उठती है। वो तुरंत बोलती है, अपना काम करो, अपनी लिमिट में रहो। ली उसकी तरफ से माफी मांगता है, और ये सीन जिनों की नजर में आ जाता है। चश्मे वाला इडियट इतना अनकंफर्टेबल हो चुका है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। ली का प्लान अभी पूरा होने ही वाला था, लेकिन तभी जैसे ही दोनों टीम्स रिकवर कर रही होती हैं, मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं। अब सबको आने वाली फाइट के लिए रेडी होना पड़ता है। ली स्टेसी से कहता है, इस बार तुम फाइट में जाओ, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करूंगा। धीरे धीरे बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं, और ली सिर्फ चश्मे वाले इडियट पे फोकस करता रहता है। मॉन्स्टर्स ज्यादा फास्ट नहीं है, इसलिए उनके अटैक्स रोकना मुश्किल नहीं होगा। अगर डेंजर बढ़ा तो प्रोटेक्शन रिंग है ही। अब वो चश्मे वाले के साथ बिल्कुल अकेला है। ली धीरे धीरे उसके पास जाता है, और फिर उसके कंधे पे हाथ रख देता है। पूरा रेडी है उसे एक प्रॉपर विलन बनाने के लिए। सीधा उसकी आंखों में देख के ली पूछता है, जल रहा है? जेलस हो? बस ये लास्ट ड्रॉप था। चश्मे वाला इडियट तलवार निकालने के लिए तैयार हो जाता है, और अगले ही पल वो ली के बॉडी पे वार कर देता है। दर्द ली की सोच से कहीं ज्यादा होता है। अब वो अपने पास्ट सेल्फ को गाली दे रहा है। ये आइडिया इतना डेंजरस क्यों लगा? पर अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं। उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, ताकि वो इडियट पूरी तरह विलन बन जाए। कुछ ही सेकंड्स में ली की चीख पूरे एरिया में गूंज जाती है। सबका ध्यान उधर चला जाता है। स्टेसी तुरंत मुड़ के देखती है। ली जमीन पर पड़ा है, और उसके पास चश्मे वाला इडियट तलवार पकड़े खड़ा है। चिल्ला के कह रहा है, आज मैंने इस कीड़े को खत्म कर दिया। ये देख के जिनों के अंदर भी डार्क एनर्जी भड़क उठती है। अब वो जानना चाहता है चश्मे वाले ने इतनी बेवकूफी क्यों की। इसने सीधा उसके प्लान्स में इंटरफियर कर दिया। वो अपने एलाय के बिहेवियर से बहुत गुस्से में है। अब मेन टीम के करीब आना नामुमकिन हो चुका है। वो श्योर है किम खुद इस ट्रेटर को खत्म करने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। अब जिनो बस शांत रह के इंतजार कर रहा है, उम्मीद करता हुआ कि किम बीच में आके सब कुछ रोक दे। बाकी एलाइज भी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। होप पूरी स्पीड में उसके पास पहुंच रही थी। जो एक्स्ट्रा पहले उसे मार चुका था वो भी अब बिल्कुल शांत खड़ा था। हीलिंग का वेट करते हुए वही एक्स्ट्रा फिर से उसके पास आया। हाथ में तलवार थी और चेहरे पे बदला लेने का इरादा। ये टर्न बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ली ने पीछे देखा, बहुत घबरा गया, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकली नहीं मॉरली भी टूट चुका था। उसका बॉडी स्टेसी के सामने जमीन पर गिर गया। ये देखते ही स्टेसी पैनिक में आ गई। वो भागकर उसके पास आई। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। इतनी सारी चोटों के साथ ली को जिंदगी का सबसे ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। डाकू भी उसकी तरफ भाग रहा था, और जिनो भी, जो खुद भी शॉक में था। तलवार निकालकर जिनो तुरंत सिचुएशन खत्म करने को रेडी था, पर जैसे ही वो वॉर करने वाला था, किम की ब्लेड ने उसे रोक लिया। किम ये सब ऐसे होने नहीं देगा। उसने जिनो के अटैक को पूरी तरह से रिपेल कर दिया। ब्लेड्स क्रॉस हुई। जिनो हैरान और फ्रस्ट्रेटेड था इस इंटरप्शन से। हर एंगल से देखा जाए अब किम उन फुलिश एक्स्ट्रास को प्रोटेक्ट कर रहा था। किम बोला, जिनो को मैं संभालूंगा, डकू बाकियों को तुम देखो। शील्ड बेरर ने ध्यान से बात सुनी।
सिचुएशन उनके अगेंस्ट जा चुकी थी। कोट वाला आदमी बोला, भागो, पर चश्मे वाला इडियट मानने को रेडी नहीं था। उसने कहा, जब तक प्रोटैगनिस्ट सांस ले रहा है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही कोट वाला आदमी भाग गया। जैसे ही वो प्रोटैगनिस्ट के पास आया, चश्मे वाला बोला, अब मैं काम खत्म करता हूँ। डाकू और स्टेसी उसके पास बिल्कुल हेल्पलेस खड़े थे। समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। ली बस वेट कर रहा था कि कोई हीलिंग रिंग यूज करे। दर्द अब अनबेरेबल हो चुका था। तब स्टेसी को थोड़ा होश आया। उसे याद आया वो ये मैजिक यूज कर सकती है। हाथ जोड़कर उसने दुआ की कि ली ठीक हो जाए और उसके स्पेल के साथ जख्म पूरी तरह से भरने लगे। ली को यकीन नहीं हुआ। ये बिल्कुल इनक्रेडिबल था। जो दांत टूट गया था वो भी वापस आ गया। एलाइज ने रिलीफ की सांस ली। अब वो मरने वाला नहीं था। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, चश्मे वाला इडियट जो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। लकीली डकू एक रियल माउंटेन ऑफ मसल है। उसने उस आदमी को आसानी से फोल्ड कर दिया। जमीन पर पड़े पड़े ली ने मॉन्स्टर्स को फिर से पास आते देखा। अब टाइम आ गया था प्रोटेक्शन रिंग यूज करने का। एक मैजिकल बैरियर उसके अराउंड बन गया। हर बार जब वो आइटम यूज करता है उसे याद आता है रिग्रेसर को एलाई बनाना कितना सही डिसीजन था। पर जैसे ही ये हुआ, डेकू ने कहा, स्टेसी फिर से गायब है। ली को बिल्कुल पता था वो कहाँ गई होगी। वो उन फूल्स के पीछे जा रही है। अब जब थोड़ा शांत माहौल था, डाकू ने माफी मांगी। उसने कहा, अगर मैं थोड़ा फास्ट होता तो तुम हर्ट नहीं होते। ली ने तुरंत मना कर दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसने कहा, डकू ज्यादा टेंशन ना ले। ली ने माना वो खुद केयरलेस हो गया था। उसने बोला, मुझे दिखाओ स्टेसी किधर गई। शांत रहो, और हाँ, तुम इतने बड़े हो के बच्चों की तरह रो रहे हो। बात करते हुए चश्मे वाला इडियट जमीन पर कंप्लीटली नॉकड आउट पड़ा था। चाहे इंजरी डेंजरस थी, ली को रिजल्ट पसंद आया। बिल्कुल बुरा नहीं था। डंजन के कॉरिडोर्स में कोट वाला आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। वो डरपोक लोगों के पास रुकना नहीं चाहता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो उसे ऐसे छोड़ देगा, पर फिर भी उसे पता था अगर किम को हराना है तो जो के साथ दोबारा टीम अप करना पड़ेगा। पर जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि भागते हुए उसकी एक टांग कट जाएगी। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। समझने की कोशिश कर रहा था हुआ क्या। दर्द ने उसका पूरा बॉडी ले लिया। उसकी चीखें पूरे एरिया में गूंज रही थी। और तब स्टेसी उसके सामने खड़ी थी। शांत आवाज में बोली, सॉरी, इसका मजा लेने का मेरे पास टाइम नहीं है।